नमस्कार, न्यूज पॉइंट लेकर हाजिर हूं मैं राजीव। दोस्तों, हरियाणा में कल बीजेपी ने तीसरी बार जीत हासिल कर ली, लेकिन क्या बीजेपी ने कांग्रेस को हराने की कोशिश में लोकतंत्र को ही हरा नहीं दिया है? यह सवाल मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि देश के राजनीतिक इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है कि किसी राजनीतिक पार्टी ने चुनाव नतीजों को अस्वीकार कर दिया है और काउंटिंग को लेकर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। आप जानते हैं कि कल दिन से ही कांग्रेस ने सवाल उठाने शुरू कर दिए थे कि काउंटिंग की रफ्तार धीमी क्यों हुई। कांग्रेस ने ईवीएम में गड़बड़ी पर भी सवाल खड़े किए और चुनाव आयोग को फौरन खत लिखकर अपनी शंकाएं भी जाहिर की। बाद में कांग्रेस ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बाकायदा इन नतीजों को मानने से इनकार कर दिया। आइए जरा उसी प्रेस कॉन्फ्रेंस की एक छोटी सी बाइट पवन खेड़ा की ये सुन लेते हैं। कल भी आपने सुनी होगी, लेकिन आज जब इस कार्यक्रम को हम कर रहे हैं तो उधर प्रेस कॉन्फ्रेंस की बात तो आगे बढ़ चुकी है और इलेक्शन कमीशन तक पहुंच चुकी है। इलेक्शन कमीशन से मिलने के बाद कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने क्या कुछ कहा है, ये भी आप तक हम पहुंचाएंगे। और इसके अलावा राहुल गांधी ने ईवीएम और इन तमाम मसलों पर क्या कुछ कहा है वो भी देखेंगे। लेकिन पहले पवन खेड़ा को सुनते हैं। कल जब ये इस रिजल्ट को कांग्रेस पार्टी अस्वीकार कर रही थी, आजाद भारत के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है कि किसी पार्टी ने किसी रिजल्ट को अस्वीकार किया है, उसको एक्सेप्ट नहीं किया है। और ऐसा क्यों हुआ, ये सब कुछ आपको जानने की जरूरत है। दोस्तों, पहले सुनिए पवन खेड़ा को। हरियाणा में चुनाव हुआ जिसके नतीजे बिल्कुल अप्रत्याशित हैं और यहां तक कि यह भी कहेंगे कि अस्वीकार्य हैं। जिस तरह की शिकायतें लगातार आ रही हैं, अभी हम जयराम रमेश जी और मैं जिस कमरे में बैठे थे वहां भी लगातार शिकायतें हमारे नारनौल के कैंडिडेट राव नरेंद्र सिंह हो गए या पानीपत के कैंडिडेट हो गए, 3 जिलों से हिसार, महेंद्रगढ़, पानीपत, यहां से लगातार शिकायतें आ रही कि कैसे बैटरीज जो मशीन की थी वो 99% थी और जिन मशीनों की बैटरीज 99% थी उन मशीनों में नतीजा एक आया, हमें हराने वाला नतीजा आया। और जो मशीनें नहीं, जिनको छेड़ा गया, जिनकी बैटरी 60-70% जो स्वाभाविक है होनी चाहिए थी, उसमें हम जीत रहे हैं हमारे कैंडिडेट। तो हम ये सारी शिकायतें इकट्ठी कर रहे हैं। हमारे कैंडिडेट्स ने वहां रिटर्निंग ऑफिसर्स को शिकायतें दी हैं और दे रहे हैं अभी, लेकिन आने वाले कुछ दिनों में ये सारी शिकायतें लेकर हम चुनाव आयोग में जल्दी ही जाएंगे और अपनी शिकायत वहां दर्ज कराएंगे। तो चुनाव आयोग में हम जाएंगे और अपनी शिकायत दर्ज कराएंगे। इसके बाद, ये कल की बात है, लेकिन आज का डेवलपमेंट, बहुत कुछ आज हो गया। सुबह सुबह राहुल गांधी का एक ट्वीट भी आता है, उस पर भी हम चलेंगे। लेकिन उससे पहले आपको यह बता दूं कि आज कांग्रेस का एक प्रतिनिधिमंडल अपनी शिकायतों और आपत्तियों के साथ चुनाव आयोग पहुंचा, लेकिन चुनाव आयोग ने पहले ही कांग्रेस के आरोपों को खारिज कर दिया था। इलेक्शन कमीशन ने 2 जवाब दिए, एक तो जयराम रमेश को दिया और दूसरा कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को दिया इलेक्शन कमीशन ने। क्या है चुनाव आयोग के जवाब, ये आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले आइए जरा देख लेते हैं राहुल गांधी का ये ट्वीट, जिसमें वो भी इन नतीजों पर संदेह जता रहे हैं, संदेह दिखा रहे हैं। आइए जरा उस ट्वीट को सामने ले आइए और ट्वीट में क्या कुछ राहुल गांधी लिख रहे हैं। राहुल गांधी साफ साफ लिख रहे हैं कि जम्मू कश्मीर के लोगों का तहे दिल से शुक्रिया। प्रदेश में इंडिया की जीत संविधान की जीत है, लोकतांत्रिक स्वाभिमान की जीत है। हम हरियाणा के अप्रत्याशित नतीजे का विश्लेषण कर रहे हैं। अनेक विधानसभा क्षेत्रों से आ रही शिकायतों से चुनाव आयोग को अवगत कराएंगे। सभी हरियाणा वासियों को उनके समर्थन और हमारे बब्बर शेर कार्यकर्ताओं को उनके अथक परिश्रम के लिए दिल से धन्यवाद। हक का, सामाजिक और आर्थिक न्याय का, सच्चाई का ये संघर्ष जारी रखेंगे, आपकी आवाज बुलंद करते रहेंगे। यहां पर सबसे बड़ी बात कि अप्रत्याशित नतीजे, हम हरियाणा के अप्रत्याशित नतीजे का विश्लेषण कर रहे हैं। ये एक सबसे बड़ी बात यहां पर राहुल गांधी कह रहे हैं। राहुल गांधी के चेहरे पर और उनके उपाध्यक्ष और अध्यक्ष रहते कांग्रेस ने कई चुनाव लड़े हैं, आप लोग जानते हैं। और जब चुनाव जीते तब राहुल ने इसका श्रेय कार्यकर्ताओं को दिया और हारे तो बाकायदा उसकी जिम्मेदारी ली। आज भी अपने बब्बर शेरों को उन्होंने धन्यवाद ज्ञापित किया इस ट्वीट के जरिए। आप याद कीजिए कि 2019 के लोकसभा चुनाव में हार के बाद राहुल गांधी ने कांग्रेस अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया था, लेकिन अब राहुल गांधी ने भी हरियाणा के नतीजों को अप्रत्याशित बताया है।
और यहां से कहानी कुछ और बढ़ती है। उधर मल्लिकार्जुन खड़गे, जयराम रमेश, पवन खेड़ा, इन तमाम नेताओं ने भी इन नतीजों को लेकर सवाल उठाए और इलेक्शन कमीशन से इसका जवाब मांगा। देश में चुनाव करवाने की जिम्मेदारी आप जानते हैं कि निर्वाचन आयोग या चुनाव आयोग या इलेक्शन कमीशन पर है, तो जाहिर है कि जवाब उसी से मांगे जाएंगे, उसे ही देने होंगे। लेकिन मोदी को शायद यह बात पसंद नहीं आ रही है, इसीलिए उन्होंने कांग्रेस पर आरोप लगाया है कि वो संस्थाओं का अपमान करती है। जी हां, कांग्रेस पर मोदी ने आरोप लगाया है कि वो संस्थाओं का अपमान करती है। और अब चुनाव आयोग ने भी कांग्रेस अध्यक्ष को लगभग इसी अंदाज में जवाब दिया है। खड़गे ने जो चिट्ठी भेजी, खड़गे को एक चिट्ठी भेजी, खड़गे ने कोई चिट्ठी नहीं भेजी, लेकिन खड़गे को भेजी गई इलेक्शन कमीशन की एक चिट्ठी में इलेक्शन कमीशन ने क्या कुछ लिखा है, आइए उसको देखते हैं। इलेक्शन कमीशन लिख रहा है कि आयोग ने आपके और विपक्ष के नेता के बयानों पर गौर किया है, जिसमें हरियाणा के परिणामों को अप्रत्याशित बताया गया है और कांग्रेस इसका विश्लेषण करने और अपनी शिकायतों के साथ चुनाव आयोग से संपर्क करने का प्रस्ताव रखती है। पार्टी नेताओं जयराम रमेश और पवन खेड़ा की ऐसी टिप्पणियां वैधानिक और नियामक चुनावी ढांचे के अनुसार व्यक्त की गई लोगों की इच्छा को अलोकतांत्रिक तरीके से खारिज करने की ओर ले जाती है। देखिए, लोगों की इच्छा को अलोकतांत्रिक तरीके से खारिज करने की ओर, ये कोटेड है, लोगों की इच्छा को अलोकतांत्रिक तरीके से खारिज करने, ये कोटेड है, इन्वर्टेड कॉमा में है, की ओर ले जाती है। यह बात केंद्रीय चुनाव आयोग कह रहा है, लिख रहा है। और इसके बाद चुनाव आयोग ने और भी आगे लिखा है, वो लिखा है कि यह मानते हुए कि पार्टी अध्यक्ष का बयान चुनावी नतीजों पर पार्टी की औपचारिक स्थिति है, चुनाव आयोग ने आज शाम 6 बजे प्रतिनिधिमंडल से मिलने पर सहमति जताई है। यह बात चुनाव आयोग लिख कर भेजता है मल्लिकार्जुन खड़गे को। यानी चुनाव आयोग यह मानता है कि जयराम रमेश और पवन खेड़ा ने नतीजों को न मानने वाली जो बात कही है, वो जनादेश को अलोकतांत्रिक तरीके से खारिज करने वाली है। जी हां, यही बात तो ये भी कह रहे हैं। तो चुनाव आयोग ने वरिष्ठ कांग्रेस नेताओं के हरियाणा के नतीजे अस्वीकार्य वाले बयान को देश की समृद्ध लोकतांत्रिक विरासत में अनसुना करार दिया और यह भी कहा कि यह अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का वैध हिस्सा नहीं है। ये तमाम बातें उस चिट्ठी में है जो मल्लिकार्जुन खड़गे की चिट्ठी है। इससे पहले जयराम रमेश को भी चुनाव आयोग ने एक चिट्ठी लिखी और उस चिट्ठी में जो जवाब है, जयराम रमेश की चिट्ठी का जवाब, उसमें वो लिख रहा है चुनाव आयोग कि नतीजों के अपडेट में देरी के आपके बेबुनियाद आरोप को साबित करने के लिए रिकॉर्ड पर कुछ भी नहीं है। देखिए, बेबुनियाद साबित करने के लिए नतीजों के अपडेट में देरी के आपके बेबुनियाद आरोप को साबित करने के लिए रिकॉर्ड पर कुछ भी नहीं है। आपके ज्ञापन में हरियाणा या जम्मू कश्मीर के किसी भी निर्वाचन क्षेत्र में देरी के बारे में कोई विपरीत तथ्य भी नहीं है। ये कह रहे हैं चुनाव आयोग का कहना है। सभी निर्वाचन क्षेत्रों में लगभग 25 राउंड की मतगणना, ये भी चुनाव आयोग कह रहा है, हर 5 मिनट में अपडेट की जा रही है। सभी निर्वाचन क्षेत्रों में लगभग 25 राउंड की मतगणना हर 5 मिनट में अपडेट की जा रही है। अब कहां कब अपडेट की जा रही थी कल 5 मिनट में, ये तो मुझे नहीं पता दोस्तों। ये चुनाव आयोग कह रहा है, मान रहा हूं, लेकिन हम लोगों ने, आप लोगों ने कल देख लिया दिन भर कितनी देरी से चुनाव आयोग के जो वेबसाइट थी वो अपडेट हो रही थी, जो तेजी से, लेकिन यहां पर चुनाव आयोग का कहना है कि जो तेजी से मतगणना प्रक्रिया के प्रसार की गवाही देता है। आयोग गैर जिम्मेदार, निराधार और अपुष्ट दुर्भावनापूर्ण बयानों को गुप्त रूप से विश्वसनीयता देने के आपके प्रयास को, अविश्वसनीयता के आपके प्रयास को कह रहे हैं तो स्पष्ट रूप से खारिज करता है। ये बात कह रहे हैं, कहा जा रहा है चुनाव आयोग की तरफ से। तो दोस्तों, ये कमाल की बात है कि चुनाव आयोग ने आरोप लगाते हुए जो कुछ कहा है उस पर गौर फरमाने की जरूरत है। यानी आयोग ने आरोप लगते ही, उनके ऊपर जो आरोप है लगते ही, बिना किसी जांच पड़ताल के तुरंत उससे पल्ला झाड़ लिया और उल्टे कांग्रेस पर इल्जाम लगा दिया कि वो गैर जिम्मेदार, दुर्भावनापूर्ण बयानों को बढ़ावा दे रही है। चुनाव आयोग का ये रवैया हैरान तो करता है दोस्तों। लेकिन याद करें तो इससे पहले जब लोकसभा चुनावों के वक्त भी ईवीएम पर सवाल उठे थे, तब भी इलेक्शन कमीशन ने इस एक झटके में इन सवालों को खारिज कर दिया था। अब शायद वो वक्त नहीं रहा कि चुनाव आयोग जैसी संस्था की साख और निष्पक्षता की मिसालें दी जाती थीं। देश में बीजेपी ने धीरे धीरे हर एक क्षेत्र में कितनी बी टीमें तैयार कर ली हैं।
ये चुनावों के वक्त ही पता चलता है और आप सब अच्छी तरह से जानते हैं। ए के बाद बी, सी, डी कितनी टीमें तैयार कर ली बीजेपी ने, और इस चुनाव में भी हमने देख लिया, चाहे वो हरियाणा हो या वो जम्मू कश्मीर हो। राहुल गांधी बीजेपी की इसी रणनीति का जवाब देने के लिए ही भारत जोड़ो यात्रा पर उतरे थे। आपको अगर थोड़ा सा गौर फरमाएं, राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के पीछे का जो निहितार्थ है वो क्या है? वो यही है कि ऐसी ही चीजों का जवाब देने के लिए राहुल गांधी, ऐसी चीजों की रणनीति का जवाब देने के लिए राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा पर उतरे थे, ताकि किसी संस्था या किसी मीडिया हाउस या किसी राजनीतिक दल की दरकार न रहे और सीधे जनता से कनेक्ट करके लोकतंत्र को बचाया जाए। हरियाणा चुनाव के बाद ऐसा लग रहा है कि लोकतंत्र बचाने की यह लड़ाई कांग्रेस और खासकर राहुल गांधी को अभी और लंबी लड़नी पड़ेगी, क्योंकि इस बार बीजेपी ने हरियाणा में कांग्रेस को हराने के साथ ही इंडिया गठबंधन को तोड़ने का प्लान भी तैयार कर लिया है। फूट डालने का जो काम लोकसभा में नहीं हो पाया था, लोकसभा चुनाव के बाद नहीं हो पाया था या उससे पहले नहीं हो पाया था, इंडिया गठबंधन में फूट डालने की मैं बात कर रहा हूं, उसे अब पूरा करने की कोशिश में नरेंद्र मोदी लगे हुए हैं। आम आदमी पार्टी, समाजवादी पार्टी, शिवसेना, इन तमाम दलों को आपने देखा सुबह से, इन तमाम दलों को अब शायद और सावधान रहना होगा, क्योंकि मोदी इंडिया को तोड़ने के मिशन में लग गए हैं। कल उन्होंने कांग्रेस को परजीवी बताया, सहयोगियों को खत्म करने वाला बताया, और अब समाजवादी पार्टी ने उपचुनाव के लिए 6 प्रत्याशियों का ऐलान पहले ही कर दिया, आज के दिन कर दिया। आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता कांग्रेस की आलोचना में लगे हुए हैं, और उधर शिवसेना उद्धव गुट नसीहत दे रहा है कि कांग्रेस को मिलकर चुनाव लड़ना चाहिए। जाहिर है, सबसे पुरानी पार्टी होने के नाते हमेशा उम्मीदें कांग्रेस से ही रहेंगी, लेकिन अब देखना यह है कि क्या कांग्रेस इन उम्मीदों पर पूरा यानी खरा उतर पाएगी, या उम्मीदों पर पूरा उतर करके इंडिया गठबंधन को एकजुट करने में सफल रह पाएगी, एकजुट रखने में सफल हो पाएगी, क्योंकि असली लड़ाई तो अब शुरू हो रही है। इन तमाम चीजों के बीच ये जो तस्वीर है बहुत इंपॉर्टेंट है। यह तस्वीर यह है कि आज शाम को जब 6 बजे इलेक्शन कमीशन ने कांग्रेस के प्रतिनिधिमंडल को बुलाया, तो कांग्रेस का प्रतिनिधिमंडल पहुंचा। उनमें से आप तमाम चेहरे को पहचानते हैं। उदय भान हैं, जो अभी मुंह पे मोबाइल रखे हुए दिखाई दे रहे थे और बोल रहे हैं। यहाँ पवन खेड़ा, इनके पीछे आप देख रहे हैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा को, बगल में केसी वेणुगोपाल दिखाई दे रहे हैं, और पीछे थोड़ा सा मुस्कुराते हुए, या उनका चेहरा वैसा मुस्कुराने वाला है, अशोक गहलोत जी दिखाई दे रहे हैं, सब दिखाई दे रहे हैं। लेकिन इन लोगों से मुलाकात के बाद जब पीसी हुई, प्रेस कॉन्फ्रेंस इन लोगों ने की है, तो क्या कुछ कहा है पहले उदय भान को सुन लेते हैं। उदय भान ने क्या कुछ कहा है। उदय भान हरियाणा प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, और लेकिन कल ये अपना चुनाव जीत नहीं पाए, हार गए, और आज जो बातें इन्होंने रखी हैं पूरे इस प्रतिनिधिमंडल ने, उन लोगों ने क्या कुछ कहा है और उनसे क्या चर्चा हुई है, जरा सुन लीजिए। कमीशन के सामने सारे हमने मुद्दे रखे हैं कि किस तरह से ईवीएम हैक की गई है। मुख्यमंत्री ने खुद ने कहा कि सारी व्यवस्थाएं हर तरह से हर किस्म की हो चुकी हैं और हम सरकार बनाएंगे। तो ये पूरा एक संदेह का सारे प्रदेश में एक बहुत बड़ा एक संदेह हो रहा है, और जिस तरह से 99% बैटरी हो नहीं सकती जो उसमें हुई है, वो एक बहुत बड़ा संदेह का कारण बना हुआ है कि ये ईवीएम इसमें हैक हुई है। जो 99%, 95%, 90 से जो अबव है, उनमें सबसे ज़्यादा उनमें ही बीजेपी का सहारा हुआ है। जहाँ 60 से 70% है, वहाँ पे ये नहीं जीत रहे। तो ये एक पूरा संदेह का कारण बना हुआ है कि ये कारण क्या है, और ये 99% कैसे बैटरी चार्ज हो गई। जब पूरा दिन बैटरी इस्तेमाल होती है, कोई भी आप मोबाइल के रखें तो पूरा दिन आप रखोगे तो वो निश्चित तौर से वो डाउन होगी, 99% नहीं हो सकती किसी भी सूरत में। ये पूरा संदेह का कारण बना हुआ है। उसके बारे में हमने इलेक्शन कमीशन से कहा है, इलेक्शन कमीशन की ये साख का भी सवाल है, इस चीज़ को क्लियर करें कि क्या कारण है, और हमें पूरे जनता के समक्ष इस बात को रखें कि इसका क्या कारण है। ये पूरा संदेह का, और वीवीपैट की पर्चियां मिलान करने के लिए आरओ को बहुत सारी विधानसभा में कहा गया, लेकिन आरओ ने उस चीज़ को स्वीकार नहीं किया और वीवीपैट की पर्चियां नहीं मिलाई उससे मशीन के साथ में। एक ये बहुत बड़ा कारण है कि वीवीपैट की पर्चियां हम ये चाहते हैं, हमने कहा कि वीवीपैट की पर्चियों का मिलान करें जिससे दूध का दूध और पानी का पानी हो सके।
तो ये आपने सुना है, ये थे उदय भान। लेकिन इसी मसले पर पवन खेड़ा ने क्या कुछ कहा है, जरा वो भी सुन लेते हैं और चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। बहुत कुछ इस पिटारे में है और समझने की जरूरत है कि आखिर क्या ईवीएम की लड़ाई फिर से शुरू हो गई है देश में, क्या कांग्रेस ने कमर कस ली है फिर से, और सबसे बड़ी चीज की हरियाणा की हार को कांग्रेस आखिर क्यों नहीं स्वीकार कर रही है और क्या यहां से कौन सी रणनीति पर काम कर रही है कांग्रेस पार्टी, ये सब समझेंगे। जरा एक बार फिर से एक बार सुनते हैं इसी मसले पर पवन खेड़ा ने क्या कुछ कहा है। आज केसी वेणुगोपाल जी, अशोक गहलोत जी, अजय माकन जी, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, जयराम रमेश जी, उदय भान जी और सिंघवी साहब भी थे, वो ऑनलाइन जुड़े। इलेक्शन कमीशन को हमने अवगत कराया। करीब 20 शिकायतें जो हमारे पास आई हैं, उनमें से 7 लिखित शिकायतें जो अभी आई हैं 7 कॉन्स्टिट्यूएंसीज से, जिसमें बैटरीज का खास तौर पे जो 99% बैटरीज दिखा रहे थी काउंटिंग के दिन, और बाकी मशीनें जो सामान्य थी वो 60-70% दिखा रही थी। उससे हमने चुनाव आयोग को अवगत कराया और चुनाव आयोग ने हमें ये आश्वासन दिया है, क्योंकि माकन जी ने और सिंघवी साहब ने एक मांग रखी कि वो तमाम मशीनें जिनके बारे में आज जिक्र किया है, शिकायत की है, उन मशीनों को सील कर दिया जाए, सिक्योर कर दिया जाए जब तक इसकी जांच पूरी नहीं हो जाती। हमने चुनाव आयोग को ये भी कहा कि अगले 48 घंटे में हम बाकी शिकायतें जो हमारी एकत्रित हो रही हैं, हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष उदय भान जी इकट्ठी कर रहे हैं, वो तमाम शिकायतें भी हम अगले 48 घंटे में उपलब्ध करा देंगे चुनाव आयोग को, और उसके बाद वो सारी मशीनें सिक्योर कर दी जानी चाहिए ताकि उससे कोई छेड़ाछाड़ी न हो सके जब तक जांच पूरी नहीं हो जाती। और कोई सवाल? चुनाव आयोग ने हमें आश्वासन दिया है कि वो तो सुन रहे थे आप यहां पर सीधा चुनाव आयोग को इन लोगों ने जो बात वहां रखी है, उसमें सबसे बड़ी बात कि जो मशीनें हैं, ईवी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनें हैं, उसको सुरक्षित रखी जाए, और उससे पहले ये यानी कांग्रेस पार्टी का ये जो डेलीगेशन है ये पूरा का पूरा साक्ष्य रखने जा रहा है, चुनाव आयोग को सौंपेगा। यानी ये लड़ाई आगे बढ़ेगी और इस बात को ये पहली बार है कि अस्वीकार्य बताया गया है कांग्रेस पार्टी की तरफ से। तो आज दोस्तों आइए चर्चा करेंगे लोकसभा चुनावों का ये उपसंहार। जी हां, क्या अब सियासत में नए अध्याय शुरू करेगा? लोकसभा चुनाव की बात इसलिए कर रहा हूं क्योंकि उसके बाद ये पहली दफा 2 राज्यों की विधानसभा के चुनाव हुए और उसका रिजल्ट सामने आया। उसमें से एक चुनाव जम्मू कश्मीर और दूसरा चुनाव हरियाणा का। लेकिन जम्मू कश्मीर की इतनी बड़ी हार को बीजेपी अपनी जीत के ऊपर क्यों ढक रही है, यह भी बड़ा सवाल है। इन सवालों का जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ कुछ वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं, पहले उन सब के बीच चलते हैं, उनसे अपनी बातों को आगे बढ़ाते हैं। देखिए, इस वक्त हमारे साथ 4 वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं। जगमोहन ठाकेन साहब हमारे साथ हैं। जगमोहन साहब, आपका स्वागत करता हूं। हमारे साथ अमलेंदु उपाध्याय जी हैं, सुनील शुक्ला जी हैं और प्रशांत टंडन जी हैं। आप सभी का स्वागत इस्तकबाल है। स्वागत इस्तकबाल आप तमाम दोस्त साथी शुभचिंतक आप सबका जो अब तक जुड़ चुके हैं, जो जुड़ने वाले हैं इस कार्यक्रम में। सीधा आना चाहता हूं, सबसे पहले जगमोहन साहब आपके पास ही आना चाहता हूं। और कल आपसे बातचीत नहीं हो पाई, कल दिन भर के गहमा गहमी में कोशिश बड़ी मैं चाह भी रहा था कि कल जुड़ते तो थोड़ा वहां का जो सूरत हाल और खासकर हरियाणा में कल क्या हुआ इस पे आए। लेकिन उससे पहले आज जब ये कांग्रेस पहुंची चुनाव आयोग और चुनाव आयोग ने चिट्ठी लिखकर बुलाया डेलीगेशन को, चुनाव आयोग को बहुत परेशानी हुई कि कांग्रेस ने इस हार या जीत को स्वीकार क्यों नहीं किया, इस रिजल्ट को कांग्रेस ने स्वीकार नहीं किया। और शायद आप भी जानते होंगे, एक लंबा वक्त आपका भी गुजरा है, इस राजनीति को आपने नजदीक से देखा है और पत्रकारिता के जरिए, उस लिहाज से भी मैं जरा आपसे समझना चाहता हूं कि आखिर क्या कारण है कि कांग्रेस इस रिजल्ट को स्वीकार नहीं कर रही है और इसके आगे की कहानी क्या कुछ दिखाई देती है आपको? धन्यवाद पहले तो आपका मुझे जोड़ने के लिए। कल मैं कहीं बिजी था अन्य उस जगह पर, इसलिए उसके लिए नहीं जोड़ पाया। तो आज ऐसा है, देखो कहीं भी कोई धुआं उठता है, सीधी बात है कहीं न कहीं चिंगारी भड़क रही। आग कब आगे दिखाई देगी, आंच कब दिखाई देगी, उसकी लो लपटें भारी होती कब दिखाई देंगी, वो आगे पता लगेगा। क्या उसके ऊपर पानी फेर दिया जाएगा धुएं पर, चिंगारी पर, पहले ही
या वो आग के लपटे निकल आएंगे, वो आगे की बात है। तो जहां तक ईवीएम की बात उठी है, कहीं न कहीं कुछ न कुछ तो है। आपको एक छोटा सा उदाहरण बताता हूं। अभी खुद बीजेपी के लोहारू से जो वित्त मंत्री थे मिस्टर दलाल, जेपी दलाल, वो हार गए। कल उन्होंने जो जीतने वाले कैंडिडेट हैं कांग्रेस के मिस्टर राजवीर फरटिया, उन्होंने लेटर लिखा चुनाव आयोग को और अपने सोशल मीडिया पर उसमें चढ़ाया। तो उसमें लिखा उसने कि भाई चुनाव आयोग अपनी वेबसाइट पर मुझे जीता हुआ दिखा रही है, उसके बावजूद मुझे जो विनिंग सर्टिफिकेट है वो नहीं दे पा रही। क्यों नहीं दे रही? और बार बार जो दलाल है, हारने वाला वित्त मंत्री था पूर्व, उसके दबाव में आकर के बार बार पुनर्गणना कर रही है, दोबारा गिनती करी है, जबकि वहां वेबसाइट पर उसका विनिंग दिखाया हुआ है। और वो कहते हैं कि फिर भी बार बार उनके कहने पर करते हैं। पहले उन्होंने कहा, उसमें लेटर में लिखा है, ये सोशल मीडिया पर उसने फेसबुक में चढ़ाया है कि पहले 5 बूथों की गणना की, फिर 8 बूथों की गणना की, और फिर वो कहते हैं कि हम तो सारी की गणना कराएंगे। तो मुझे संदेह है, अंदेशा है कि यही जो बैलेट पेपर आए थे उसमें या कहीं इसमें कहीं और ज्यादा गड़बड़ न कर दे, तो इसको रोका जाए। मैं विनर हो चुका हूं तो मेरे को सर्टिफिकेट दिया जाए। और उसने पब्लिक से भी कहा कि भी सारी जनता जो मेरे हितैषी है वो आए और इसको लोकतंत्र को बचाने के लिए मेरी मदद करें। तो तब जाकर के उसके बाद काफी हल्लोहाल के बाद फिर उसको विनिंग सर्टिफिकेट दिया गया। तो और ये तो एक है कि ईवीएम में अविश्वास तो बीजेपी के कैंडिडेट्स को भी है। जो वित्त मंत्री है, सरकार को चला रहे हैं, वो खुद बार बार गिनती करवा रहे हैं। इसका मतलब क्लियर है कि ईवीएम पर विश्वास नहीं है उनका भी। तो कहीं न कहीं तो ईवीएम में कोई इनको गड़बड़ है। नहीं तो सरकार का खुद वित्त मंत्री रहते हुए वो कैसे कहेगा भी दोबारा गणना करो? तो ये तो कहीं न कहीं से लगता है, भले ही थोड़े स्तर पर हो, भले ही ज्यादा स्तर पर हो, मतलब कुछ न कुछ तो है। हालांकि जो बीजेपी के लोग हैं वो तो इसको नकार रहे हैं। अभी अनिल विज है जो पहले गृह मंत्री थे, उनकी स्टेटमेंट आई थी आज कि भाई अगर ये ईवीएम को जहां हारे हैं वहां तो गलत बता रहे हैं, जहां 37 सीटों पर जीते हैं वहां उसको ठीक बता रहे हैं जी। तो ये इनकी पॉलिसी है कि भाई जहां हार जाते हैं, अपनी नीति बना ली कि भाई हार जाते हैं वहां पर अविश्वास पैदा कर दो। वो दूसरे तरीके से उसको कर रहे हैं। बाकी कुछ तो है जो इन्होंने इतने बड़े स्तर पर बातें उठाई है। 99% बैटरी वाली भी बात में कुछ जायज लगती है, क्योंकि बैटरी तो हम भी जैसे अब भी मैं लैपटॉप पर बैठा हूँ तो नेचुरली इसके बैटरी तो डाउन होगी। साथ के साथ चार्ज करें तो बात अलग है। वहाँ साथ के साथ चार्ज तो कोई करने वाला था नहीं। वो तो बैटरी जब वहाँ आपकी वहाँ जब जमा हो चुकी है इलेक्ट्रॉनिक मशीनें, तो उसके बाद तो 3 दिन तक पड़ी रही है। तो कोई चार्जिंग का तो सिस्टम था नहीं, तो सील थी सारी जी। तो कुछ में 60-70 बैटरी बची थी, कुछ में 99% बची थी। तो फिर दस्ती नहीं बात तो कि भाई थोड़ा सा संदेह तो पैदा होता ही है। तो इसमें एक संदेह जरूर है। अब कहाँ तक कितनी सच्चाई है वो तो टेक्निकल व्यक्ति ही बता पाएंगे, और जांच होगी तो उसके बाद ही पता लगता है। बिल्कुल, एक लड़ाई फिर से छिड़ गई है ईवीएम की, और ये लड़ाई कहां तक आगे जाती है ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। लेकिन ये रिजल्ट अस्वीकार्य है, वो राहुल गांधी भी कह रहे हैं, ये कांग्रेस पार्टी भी कह रही है, और इसके क्या मायने हैं ये समझना यहां जरूरी है। और यहां से क्या चुनाव को थोड़ा पारदर्शी बनाया जा सकता है। आप जानते हैं कि ईवीएम को लेकर, वीवीपैट को लेकर एक लड़ाई चली और सुप्रीम कोर्ट में उस पर फैसला भी सुनाया गया। कुछ चीजें सुप्रीम कोर्ट में अभी भी विचाराधीन है, कुछ बातें, कुछ डायरेक्टिव्स सुप्रीम कोर्ट से लोकसभा चुनाव के वक्त आई थी, लेकिन क्या उस पर अमल हो पाया? ये बहुत सारे सवाल हैं जिसका जवाब ढूंढने की कोशिश करनी चाहिए, खासकर राजनीतिक दलों को। लेकिन उन सब के बीच कांग्रेस पार्टी की रणनीतियां क्या हैं ये जानना जरूरी है। और इस बीच आज शाम को जब एक डेलीगेशन, ये जो दिखाई दे रहा है आपको, ये डेलीगेशन उधर 6 बजे चुनाव आयोग से मिल रहा था, तो उसी वक्त राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे की मुलाकात हो रही थी। और उसी बीच हेमंत सोरेन और कल्पना सोरेन की भी वहीं पहुंचे, यानी मल्लिकार्जुन खड़गे के घर पे पहुंचे। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं उसी वक्त की, जब राहुल गांधी, हेमंत सोरेन, कल्पना सोरेन और मल्लिकार्जुन खड़गे ये सब मिलते हैं। आज शाम की बात है। सुबह सुबह कुछ और कहानी चलती है, शाम को कुछ और कहानी बनती है। और इन सब के बीच नरेंद्र मोदी कल से फिर से कांग्रेस को एक मौका मिला है कि इंडिया गठबंधन को तोड़ा जाए। क्या वो तोड़ पाएंगे? जरा आना चाहता हूं प्रशांत टंडन जी आपके पास।
देखिए राजीव जी, तो पॉलिटिकल बयानबाजी है। और इंडिया गठबंधन जब इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट और सीबीआई और गोदी मीडिया के जरिए नहीं टूटा तो अब क्या टूटेगा। और सवाल ये है कि वो टूटने और जुड़ने की बात नहीं है। बात ये है कि एक विचारधारा के आधार पर ये लोग एक हैं। चंद्रबाबू नायडू और बीजेपी और नीतीश कुमार वैचारिक दोस्त नहीं हैं। चंद्रबाबू नायडू मदरसे बनवाने के लिए पैसा देते हैं, मुस्लिम को आरक्षण देते हैं। उनकी उनकी जो पॉलिटिक्स है वो सेकुलर पॉलिटिक्स है। एक तिरुपति के लड्डू के जरिए उन्होंने कोशिश जरूर की, लेकिन वो वापस आ गए वहां से। लेकिन एनडीए में तो लोग नहीं है वैचारिक। अगर हम कहें इसी बात को कि नीतीश कुमार तो शाखा में नहीं जाते हैं तो क्या है, वो आपसे अलग हैं? या नीतीश कुमार मीटिंगों में नहीं आते, मुख्यमंत्रियों की मीटिंग में नहीं आते, वो डिप्टी को भेज देते हैं, तमाम जगह वो बायकॉट करते हैं। तो संबंध तो वहां भी खराब है। जी। तो ये तो पॉलिटिकल बयानबाजी है, इसको बहुत मैं गंभीरता से नहीं लेता हूँ। लेकिन जो बात गंभीर है हरियाणा के चुनाव को लेकर, उस पर मैं जरूर बात रखूंगा। लेकिन एक चीज यहाँ पे जोड़ना चाहता हूँ, इसको थोड़ी सी गंभीरता से इसको जोड़ना भी चाहिए। नरेंद्र मोदी का कल से आज तक एक और बयान आया है कि कांग्रेस परजीवी है, अपने साथियों सहयोगियों को वो खत्म करती है। जरा नरेंद्र मोदी जी बता दें कि जेजेपी का क्या हश्र हुआ, पीडीपी का क्या हश्र हुआ, उधर पंजाब में शिरोमणि अकाली दल का क्या हश्र हुआ, बिहार में नीतीश बाबू का क्या हश्र हो रहा है। ज़रा ये बता दें कि ओडिशा के उनके साथी जो हमेशा पार्लियामेंट में उनका साथ देते थे, नवीन पटनायक जी, उनका क्या हुआ, गुलाम नबी आज़ाद का क्या हुआ, बीआरएस के नेता का क्या हुआ और उनकी पार्टी का क्या हुआ। अभी लंबी फहरिस्त है, गोवा चलिए, उधर उस गोवा गोमांतक दल का क्या हुआ, ऐसे बहुत सारे हैं। तो जरा ये सब, हालांकि ये बातें कांग्रेस को भी समझनी चाहिए, कांग्रेस को भी ऐसी लिस्ट निकालनी चाहिए, लेकिन हम चूंकि विश्लेषक हैं तो विश्लेषण करेंगे ही और ये बातें रखेंगे। तो इसलिए थोड़ा सा ये यहाँ पर रख रहा था, बस आप प्लीज अपनी बात आगे रखिए। ये भी चौंकाने वाली, क्योंकि जेजेपी की आपने बात की तो ये भी बड़ा आश्चर्यजनक है। उस दिन भी बात हुई थी, कल भी बात हुई थी कि हरियाणा की जनता ने बीजेपी से हाथ मिलाने पर जेजेपी को पनिश किया, लेकिन बीजेपी का समर्थन कर दिया। ये भी कमाल है जी। लेकिन पॉलिटिकल लॉजिक के हिसाब से तो ये कमाल ही है। बात में जो दूसरी कह रहा राजीव जी, इससे अलग जाके थोड़ा, कि देखिए बात उठ रही कि कांग्रेस पार्टी क्या करेगी, क्या मुद्दे बेकार हो गए। मोदी कह रहे संविधान की बात कर रहे थे ये, तो क्या संविधान की बात करना इरेलीवेंट हो गया? क्या जातिवार जनगणना का मुद्दा हट गया? ऐसा नहीं है। सामाजिक न्याय का संघर्ष, भारत का संविधान और संविधान के साथ छेड़छाड़ करने की कोशिश, तो ये मुद्दा तो रहेगा। और हमारा संविधान तो अभी नया है राजीव जी, 7 दशक का ही है। अमेरिका में भी संविधान मुद्दा बनता है, जिनका संविधान बहुत पुराना है, सदियों पुराना है। तो संविधान तो मुद्दा रहेगा। मोदी जी के चाहने और ना चाहने से नहीं होता है। मोदी जी चाहते हैं कि संविधान मुद्दा ना हो, लेकिन संविधान तो मुद्दा रहेगा। तो इसलिए एक चुनाव से कुछ तय नहीं होता है। लोकसभा का चुनाव नरेंद्र मोदी हार गए, बैसाखियों के बल पे वो सत्ता में है, तो क्या उन्होंने हिंदुत्व का मुद्दा छोड़ दिया? क्या वो उन्होंने अपनी विचारधारा छोड़ दी? क्या वो अब मुसलमानों के दोस्त हो गए? क्या वो अब दोबारा लेटरल एंट्री जैसी प्रयास नहीं करेंगे? इसकी कोई गारंटी ले सकता है? लेटरल एंट्री का जो अमेंडमेंट आया भी है वो भी बड़ा क्रिप्टिक है कि लाएंगे दोबारा जी। तो ये, या जो बहुत सारी वैकेंसी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज की,
गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब्स जो है, जो आरक्षित कोटे की हैं, वो खाली पड़ी हैं लाखों। क्या नरेंद्र मोदी कल उसको भरने जा रहे हैं? ऐसा नहीं है। वो अपनी विचारधारा पे कायम है। वो विचारधारा आरएसएस से आती है और मनुवादी है। भाषण को जो भी दें, एक्शन क्या है वो देखें, क्योंकि भाषण आप कुछ और देते हैं, लाते लेटरल एंट्री है, आरक्षण वाली पोस्ट नहीं भरते हैं। यूनिवर्सिटीज में जो वैकेंसीज निकाली जाती हैं उसमें कुछ ऐसी कारीगरी आप करते हैं कि डिपार्टमेंट वाइज हो जाए, ताकि वो आरक्षण का कोटा कम हो जाए या खत्म हो जाए। एक कॉम्प्रहेंसिव लिस्ट आप नहीं लाते यूनिवर्सिटीज की। तो ये सब चालाकियां आप करते हैं, क्योंकि आपको एक्शन वही करना है जो आरएसएस की आइडियोलॉजी है। मैं उस पर नहीं जा रहा हूँ। देखिए, नरेंद्र मोदी चुनाव हार गए लोकसभा का, सत्ता में वो है, वो किसी और वजह से पूरा देश जानता है, लेकिन हकीकत यह कि मेजॉरिटी नहीं है। तो जिसकी मेजॉरिटी नहीं आती वो चुनाव हार जाता है। कांग्रेस की मेजॉरिटी नहीं आई, चुनाव हार गए। उसके कारण जो भी हो, हकीकत ये है। वो हकीकत मोदी जी के साथ भी है। लेकिन बड़ी बात यह है राजीव जी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, बीजेपी ने, आरएसएस ने, अमित शाह ने पार्लियामेंट से लेकर पूरे देश में और विदेश में 370 का डंका बजाया कि हमने 370 खत्म कर दिया, अब आतंकवाद खत्म हो जाएगा। तो आतंकवाद तो खत्म नहीं हुआ। 14 कश्मीरी पंडित मारे गए आतंकवादी घटनाओं में। 370 हटने के बाद सेना के अफसर मारे गए, सेना के सुरक्षाकर्मी मारे गए, सैनिक प्रतिष्ठानों पे आतंकवादी हमले हुए। तो 370 हटने से आतंकवाद नहीं खत्म हुआ। और 370 का जवाब जम्मू कश्मीर की जनता ने दिया है। अगर 370 अगर आपने उसको कहा कि हमने कश्मीर के हित में किया था, तो कश्मीर के लोग आपको सत्ता में ले आते। जम्मू कश्मीर के लोग, तो वो आपको सत्ता में नहीं लाए। वो चुनाव आप हार गए। वहां पे इंडिया गठबंधन की सरकार बन रही है। ये हकीकत है। और कश्मीर का चुनाव का इंटरनेशनल रेमिफिकेशन है। इसलिए दोनों बातें हैं। जहां तक बात हरियाणा की राजीव जी, और अभी मैं सुन रहा था जगमोहन जी को भी, और जो इलेक्शन कमीशन ने चिट्ठियां लिखी हैं, इलेक्शन कमीशन ने एक पॉलिटिकल पार्टी की तरह चिट्ठियां लिखी हैं। ऐसा लग रहा है कि वो एनडीए के घटक दल हैं या सीधा बीजेपी ही है। एनडीए के घटक दल भी नहीं लिखेगा ऐसी चिट्ठी। तो वो अपने आप को बीजेपी का मान के अगर वो चिट्ठियां को जवाब दे रहे हैं कांग्रेस को, और वो कांग्रेस बीजेपी की उसमें पॉलिटिक्स की गंध आ रही है उनकी चिट्ठियों के जवाब में, तो क्या माना जाए कि वो निष्पक्ष हैं? पॉलिटिकल पार्टी इलेक्शन कमीशन के सिस्टम का सबसे बड़ा स्टेक होल्डर है। और सवाल देश की सबसे पुरानी पॉलिटिकल पार्टी ने उठाए हैं, जिसके पास संवैधानिक दर्जा है विपक्ष का, नेता प्रतिपक्ष का, और जिसका प्रोटोकॉल और ओहदा इलेक्शन कमिश्नर से बड़ा है। आप क्या कहना चाहते हैं? मतलब कि इलेक्शन कमीशन इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल करेगा? ये ब्यूरोक्रेटिक लैंग्वेज है जो इस्तेमाल कर रहे हैं। क्या इनको मसूरी की ट्रेनिंग में या दुनिया भर की ट्रेनिंग में ये सिखाया जाता है कि ऐसे जवाब दोगे पॉलिटिकल पार्टीज को? कभी आपने सुना कि इलेक्शन कमीशन, बहुत तेज तर्रार चुनाव आयुक्त थे टीएन सेशन जी, तमाम तरीके की, हम उस वक्त इलेक्शन कमीशन कवर करते थे बतौर करस्पॉन्डेंट जब वो टेक ओवर कर रहे थे। वो पॉलिटिकल पार्टी के बारे में बहुत अनाप शराब बात कहते थे। वो ये भी कहते थे कि मैं कच्चा नाश्ते में खाता हूँ पॉलिटिकल पार्टीज को, कच्चा चबा जाऊंगा, ऐसी बातें करते थे। लेकिन अपने रिटर्न कम्युनिकेशन में किसी एक पॉलिटिकल पार्टी को उन्होंने टारगेट करके इस तरीके की चिट्ठी कभी नहीं लिखी। किसी इलेक्शन कमिश्नर ने नहीं लिखी। उस इलेक्शन कमिश्नर ने भी नहीं लिखी जिसका नरेंद्र मोदी नाम ले रहे थे, जेम्स माइकल लिंगडो।
उन्होंने भी बीजेपी को इस भाषा में कभी चिट्ठी नहीं लिखी। तो ये इलेक्शन कमिश्नर को सोचना चाहिए, इलेक्शन कमीशन को, कि आप एक निष्पक्ष संवैधानिक संस्थान है कि आप पॉलिटिकल पार्टी के एक विंग हैं और दूसरी पॉलिटिकल पार्टी को आप रिस्पॉन्ड कर रहे हैं पॉलिटिकल लैंग्वेज में। और दूसरी महत्वपूर्ण बात, देखिए, कांग्रेस को सलाह देना मेरा काम नहीं है, हमारा काम चीजों को एनालाइज करना है, हम सबका। लेकिन कांग्रेस पार्टी को अगर ये आरोप लगा रही है, इलेक्शन कमीशन पे जाकर वो आरोप लगा रही है, चिट्ठियां लिख रही है, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है कि चुनाव में गड़बड़ी हुई है, हम लोगों को भी लगता है कि ऐसा चुनाव बहुत ही साफ तरीके से हुआ, ये बिल्कुल मानने को तैयार हम भी नहीं है, संदेह है उसमें। लेकिन इस पे आगे क्या करना चाहिए? इलेक्शन कमीशन से कहना कि आप सुधर जाओ, ये तो बिल्ली से दूध की रखवाली करने की बात हो गई। वो तो इन्वॉल्व पार्टी है, उसमें उनका कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। किसी थाने में आप उसी थानेदार के खिलाफ एफआईआर लिखाने जाएंगे, वो लिख लेगा। तो ये अफेक्टेड पार्टी है वो, उनके अलावा दूसरे फोरम तलाश सकें। इलेक्शन कमीशन अपना काम करे, आपने एक औपचारिकता निभा दी, उन्होंने एक पॉलिटिकल पार्टी की तरह आपको जवाब दे दिया, आप जाके मिल आइए, आपने औपचारिकता निभा दी। अब आपको दूसरे फोरम तलाशने चाहिए। दूसरे फोरम क्या है कि इलेक्शन में गड़बड़ी की बात आज से नहीं चल रही है, इसको कई दशक हो गए। तो इलेक्टोरल रिफॉर्म्स पेंडिंग है बहुत सारे, उसको लेके एक जन जागरण हो, मास मूवमेंट हो। चिट्ठियों से नहीं होगा ये काम। अब आपको एक मास मूवमेंट खड़ा करना पड़ेगा चुनाव सुधार के लिए और इलेक्शन में धांधलियों के खिलाफ। जैसे आप सिंघू बॉर्डर पर बैठे किसान, आपको इलेक्शन कमीशन के सामने बैठना पड़ेगा। ये डेमोक्रेटिक जो इंस्टीट्यूशंस हैं, जो डेमोक्रेटिक तौर तरीके, ये आपको अपनाने पड़ेंगे सारे। और सबसे अहम बात, देखिए, अभी आप प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, अभी जो जगमोहन जी भी कह रहे थे 99% चार्ज। मैंने इलेक्शंस को बहुत करीब से देखा राजी, तमाम पत्रकारों को, एक्टिविस्टों को मैं ट्रेनिंग भी देता हूँ इलेक्शन की प्रोसेस की। इलेक्शन प्रोसेस में हर लेवल पे गड़बड़ी है। मशीन तो बाद में आती है, इलेक्टोरल रोल जब बनना शुरू होता है वहां से गड़बड़ी शुरू होती है। और वहां से लेकर फॉर्म 17A, फॉर्म 17B, फॉर्म 17C, फॉर्म 19, ये सब की आपको जांच करनी पड़ेगी। उन सरकमस्टांसेस का फैक्ट फाइंडिंग करना पड़ेगा कि वो कौन सी बातें थी, कौन सी मजबूरियां थी, क्या कंडीशंस थी कि आपको इलेक्शन के शेड्यूल को अनाउंस करने के बाद चेंज करना पड़ा। उसका इलेक्शन में क्या असर पड़ा? ये बीएलओ किसके कैसे, कौन से बीएलओ रखे गए, कौन से बीएलओ हटाए गए, रिटर्निंग ऑफिसर्स में जो अधिकारी लगे हुए हैं उनका बैकग्राउंड क्या है? क्या वो कार्यकर्ता ब्यूरोक्रेसी के हैं? क्या किसी खास रुझान के ब्यूरोक्रेट हैं वो? तो मेरा सुझाव ये है कि एक बहुत ही कॉम्पिटेंट मल्टी मेंबर फैक्ट फाइंडिंग मिशन हरियाणा में जाना चाहिए, जो सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के हिसाब से ईवीएम की रखवाली की गई कि नहीं की गई, वो फॉर्म्स प्रिजर्व किए गए कि नहीं किए गए, उनको सील बंद किया गया कि नहीं किया गया, इलेक्टोरल रोल कब बने, कैसे बने, किनके नाम, कितने नाम डिलीट हुए, कितने नाम नए नाम ऐड हुए, बीएलओस का क्या कारीगरी हुई है, ये सारी चीजें ईवीएम तक। और काउंटिंग में बैटरी का मामला, काउंटिंग में जो बैलेट पेपर की काउंटिंग हुई वो कैसे हुई, ईवीएम की काउंटिंग कैसे हुई, उसके 15-20 स्टेप्स हैं। उन हर स्टेप्स पे
गांव में जाकर, पोलिंग स्टेशंस में जाकर, उन बीएलओ से जाकर, या जो कांग्रेस पार्टी के ही बीएलए होंगे, बूथ लेवल एजेंट, वो इलेक्शन कमीशन से रजिस्टर्ड होते हैं, उनको लेकर आपको एक डिटेल्ड फैक्ट फाइंडिंग मिशन भेजना चाहिए और एक फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट, कॉम्प्रिहेंसिव फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट जारी करें, पब्लिक डोमेन में लाएं। वो आधार बनेगा बाकी मूवमेंट्स का, जी, चुनाव में धांधली के खिलाफ मूवमेंट का। और हरियाणा एक केस स्टडी बनेगा जो पूरे देश के लिए वो लागू होगा, पूरे देश में उसकी आवाज उठेगी, तब ये बात बनेगी। तो हरियाणा को एक केस स्टडी लेके डिटेल फैक्ट फाइंडिंग मिशन जाना चाहिए, उसकी रिपोर्ट पब्लिक डोमेन में होनी चाहिए। ये काम तब आगे बात बढ़ेगी। बिल्कुल सही आप कह रहे हैं प्रशांत टंडन जी। एक्चुअली यहाँ पर हरियाणा के रिजल्ट और इसके बाद के जो इफेक्ट हैं और उस पर प्रतिक्रियाएं जो लोगों की आ रही हैं, दलों की आ रही हैं, पार्टियों की आ रही हैं, उस पर अगर बात की जाए तो एक मल्टी लेवल अलग अलग ढंग से बहुत सारे विश्लेषण की आवश्यकता है, ज़रूरत है। चाहे वो ईवीएम की बात हो और ये टेक्निकल बातें, चुनाव आयोग की बात हो, चाहे वो बीजेपी की बात हो या कांग्रेस पार्टी की बात हो, और उसके बाद जो नैरेटिव्स जो तैयार किए जा रहे हैं उसकी बात हो। नैरेटिव्स पे आज हम ज़रूर आना चाहेंगे, उस पर बात करेंगे कि इसके बाद के नैरेटिव्स में कितनी सच्चाई है और कितना झूठ है, ये सब भी हम समझेंगे। हमारे साथ जुड़ गए हैं धनंजय जी और जुड़े हुए हैं हमारे साथ सुनील शुक्ला जी। धनंजय जी आपका स्वागत करता हूँ। सुनील जी आपके पास जल्दी से आना चाहता हूँ, फिर धनंजय जी आपके पास आता हूँ। सुनील जी, जो नैरेटिव्स की तरफ आप जरा चलते हैं, क्योंकि ईवीएम पे बातें होंगी और सबसे बड़ी चीज है कि ईवीएम को लेकर जो सलाह प्रशांत टंडन जी दे रहे थे या चुनाव की प्रक्रिया में जो चीजें होनी चाहिए, जो पारदर्शिता होनी चाहिए, उसको लेकर क्या कुछ पार्टियां करें, चाहे वो सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो, ये वो करें तो बेहतर है। और बाकी तो खैर जो सिविल सोसाइटी है वो इस पर काम कर ही रही है, चुनाव सुधार की बातें बहुत हो रही हैं। लेकिन उससे इतर जो नैरेटिव्स तैयार किए जा रहे हैं, जिसमें कि कांग्रेस पार्टी अगर और सबसे बड़ी चीज, मैं बहुत माइक्रो लेवल पे नहीं जा रहा हूं, 2 राज्यों के चुनाव हुए सुनील जी, चुनाव जम्मू कश्मीर के भी हुए और चुनाव इधर हरियाणा के भी हुए हैं। जम्मू कश्मीर का चुनाव जो है वो बीजेपी हार गई है, जीती नहीं है। और जम्मू कश्मीर और हरियाणा की बात की जाए तो जम्मू कश्मीर में बीजेपी को 29 सीटें आई हैं, जबकि हरियाणा में कांग्रेस पार्टी को 37 सीटें आई हैं। तो अगर तुलनात्मक देखा जाए तो यहां भी हरियाणा में बीजेपी के से आगे है कांग्रेस पार्टी, तुलनात्मक देखा जाए तो। उसके बाद भी कांग्रेस पार्टी के ऊपर इस प्रकार हमलावर जो है, बाकी मीडिया के लोग भी हैं, समीक्षक भी हैं, सब हैं, वो कहीं ना कहीं बीजेपी का साथ देते हुए दिखाई नहीं देते। मैं सीधा खुल के इसलिए कह रहा हूं ये बात, क्योंकि इस फोरम पे इसकी चर्चा इसलिए होनी चाहिए क्योंकि एक नैरेटिव फिर से गढ़ने की कोशिश हो रही है, जो 4 तारीख के बाद से, 4 जून के बाद से देश की राजनीति में जो धारा जो चल रही थी उसको अब पलटने की कोशिश हो रही है। सनातन विरोधी है कांग्रेस पार्टी, ये कहा जा रहा है। कांग्रेस पार्टी हिंदुओं को बांटती है, ये कहा जा रहा है। आप जब एक दल को, और मैं यहां कोई नुमाइंदगी नहीं कर रहा हूं कांग्रेस पार्टी की, लेकिन हां मैं इस लोकतंत्र पर भरोसा करता हूं, तो मल्टी पार्टी जो लोकतंत्र है उसकी बात जरूर रखूंगा। कांग्रेस क्या कर रही है और कांग्रेस को क्या करना चाहिए, और बीजेपी क्या कर रही है, बीजेपी को क्या करना चाहिए, या आम आदमी पार्टी और दूसरी पार्टियां क्या कर रही हैं, इस पर भी चर्चा तो जरूर होनी चाहिए। सुनील शुक्ला जी। धन्यवाद राजीव जी। इसमें तो कोई बहस नहीं है कि हरियाणा में लोगों ने सत्ता परिवर्तन के लिए प्रयास किया, लोगों ने, आम जनता ने, सामान्य नागरिकों ने। लेकिन जिनको सत्ता सौंपने के लिए वो तैयारी कर रही थी, उनके स्तर पर क्या समस्या है, आप तथ्य आपके सामने है। 2014 के चुनाव में कांग्रेस पार्टी को 21% वोट मिला, 2019 के चुनाव में 28% वोट मिला, और 2024 के विधानसभा के चुनाव में 39% वोट मिला। मैंने 11% वोट बढ़ाई है कांग्रेस। इसके सीटों की संख्या 8 बढ़ गई है, 31 सीटें मिली 2019 में,
8 सीटें बढ़ के 39 सीटें हो गई उसके पास। तो मत प्रतिशत, लोगों का समर्थन, सीटों की संख्या सब कांग्रेस ने बढ़ाया है, और ये तो बिना जन समर्थन के संभव नहीं है। लेकिन कांग्रेस के इस उपलब्धि को, जीत तो जीत होती है ना, जीत के आड़ में जितनी बाकी आपको उपलब्धियां होती है छुप जाती है या छुपा दी जाती हैं। वो वही अच्छा, कांग्रेस के बनिस्पत भारतीय जनता पार्टी इसमें माहिर है। भाई आप ये सोचिए ना कि 55 लाख वोट मिले हैं बीजेपी को, 54 लाख वोट मिले हैं कांग्रेस को। कोई जमीन आसमान का तो फर्क नहीं है। कांग्रेस अपनी राजनीतिक उपलब्धियों के लिए उसके पास निराश होने का कोई वजह नहीं है, सिवाय इसके कि वो चुनाव जीती नहीं, सत्ता में नहीं आ पाई। और आज अगर वो सत्ता में नहीं आ पाई, इसके लिए हरियाणा की जनता को जिम्मेदार नहीं मानता, मैं तो कांग्रेस को जिम्मेदार मानता हूं। जो काम अब बीजेपी कांग्रेस कर रही है, यह काम उसको पहली बार उठ रहा है क्या कि ईवीएम की वजह से चुनाव हार गए, या ईवीएम में किस तरह गड़बड़ियां हुई थी? ये सवाल उठा था राजस्थान में, ये सवाल उठा था मध्य प्रदेश में, यह सवाल उठा था छत्तीसगढ़ में, ये अन्य राज्यों में भी ये सवाल उठे थे। लेकिन उस बात को रोकने के लिए जो बहस की गई, क्या कांग्रेस ने अपने वोटर लिस्ट बनने का सवाल है, वोटर लिस्ट बनने के दौरान कांग्रेस पार्टी का संगठन कहा था अपने, अगर उसके समर्थकों के नाम काटे जा रहे थे तो जमीन पे कहां थी? बीएलओ के साथ उसका संपर्क क्यों नहीं था? चलिए साहब, आप नहीं हुआ कर पाए। जब आप वोटिंग कराने के लिए गए तो आपने फॉर्म 17 से लिया आपके पास, ये तो कांग्रेस के पास होना चाहिए था पहले से ही कि मेरे पास जो मत प्रतिशत है वो इतना है। आपने 61% से 68% कैसे कर दिया? आपके पास सभी बूथों के फॉर्म 17 से होना चाहिए था, आपने क्यों नहीं लिया उसको? जब वोटिंग इलेक्ट्रॉनिक वोट, हर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का एक यूनिक नंबर है, वो यूनिक नंबर सील होता है, उसके बाद उस सर्टिफिकेट में दिया जाता है कि इस मतदान केंद्र पर यह इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन यूज की गई, उसका सर्टिफिकेट होता है सबके पास। इसका मिलान जब मतगणना के दौरान पोलिंग काउंटिंग एजेंट को करना होता है कि वही वोटिंग मशीन खुल रही है जो वहां यूज की गई थी या कोई अन्य मशीन आ गई। ये तमाम जितने प्रिकॉशंस थे वो कांग्रेस पहले भी ले सकती थी, ये मतदान की प्रक्रिया का सवाल है। अब अगर आप इलेक्शन की बात आ जाइए, इलेक्शन में कम से कम 10 सीटें ऐसी हैं जहां पे भारतीय जनता पार्टी को कांग्रेस के बागी उम्मीदवार मदद करते नजर आ रहे हैं, साफ साफ आंकड़ों में है। अधिकृत उम्मीदवारों से, कांग्रेस के अधिकृत उम्मीदवारों से बागी उम्मीदवारों को ज्यादा वोट मिले हैं, और थोड़े बड़े नहीं, दुगने तिगुने ज्यादा उम्मीदवार मिले। अगर किसी क्षेत्र में 2-2 बागी उम्मीदवार हैं तो दोनों के वोट कांग्रेस के अधिकृत उम्मीदवार से ज्यादा है। वो कौन से लोग थे जिन्होंने इन उम्मीदवारों को, इन प्रत्याशियों को जो कांग्रेस से उम्मीदवार होना चाहते थे, इनको टिकट नहीं मिलने दी? इनकी पहचान नहीं होनी चाहिए जी। आखिर वो कौन से लोग थे जिन्होंने अंबाला कैंट में एक विद्रोही उम्मीदवार को, एक उम्मीदवार को पार्टी का उम्मीदवार नहीं बनने दिया, उसको विद्रोही उम्मीदवार बनना पड़ा, और मामूली वोट से अनिल भी साहब चुनाव जीत गए? क्या ऐसे लोगों की पहचान कौन करेगी? तो कांग्रेस ही करेगी। कांग्रेस को जन समर्थन न मिला हो, लोगों ने समर्थन न दिया हो, ऐसा तो नहीं था। अगर कांग्रेस के प्रति जन समर्थन न होता तो नायब सैनी साहब के 11 मंत्रियों में से 9 मंत्री क्यों हार जाते? उनको क्यों हार का सामना करना पड़ता? विधानसभा के अध्यक्ष क्यों हार का सामना करना पड़ता? ये सभी चीजें तो उनके लिए भी लागू होती हैं। यह संघ की सक्रियता, भारतीय जनता पार्टी के पन्ना प्रमुखों की सक्रियता, मोदी जी की अपील, संगठन की मजबूती, ये तमाम तर्क तो उनके लिए भी लागू होते हैं, लेकिन तो जनता ने उनको नहीं स्वीकार किया। हारी कहाँ है कांग्रेस? कांग्रेस अपने चुनावी, मैं तो कहता हूं कि चुनावी प्रबंधन की हार है। इस पे कांग्रेस को इसकी व्याख्या करनी चाहिए कि हम कहाँ चुनाव हार गए। और ये सभी चीजें वो दोहरा रहे हैं जो पहले से ही राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में करते चले आए। जो अनुभव आपके पास पहले से था, उन अनुभवों के आधार पर आपने अपने आप को दुरुस्त करने की कोशिश की, कहाँ की? और जब आप इस तरह की बात करने लगते हैं कि 99% जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनें की बैटरी काम कर रही थी उसमें हम हार गए, और जिसमें 66% थी या 60% थी उसमें हम जीत गए, तो जो आपकी उपलब्धियां हैं, जो जनता ने आपको 11% ज्यादा वोट दिया है 2019 के चुनाव में, ये चीजें छुपते चली जाती। कांग्रेस ने अपने चुनाव को, ये जीतने वाला चुनाव था, वो ये बात क्यों कही जा रही है? कांग्रेस ही नहीं, चूंकि यह चुनाव परिणाम बहुत रिजनेबल नहीं लग रही,
रिजर्वेशन लग रही है कि जिन राजनीतिक दलों ने बीजेपी का साथ दिया, उनका साथ आम जनता ने नहीं दिया। हरियाणा में जेजेपी ने बीजेपी की सरकार बनवाई और जेजेपी सिरे से खारिज हो गई। दुष्यंत चौटाला को 5वें नंबर पर जाके संतोष करना पड़ा। शायद कोई उम्मीदवार हो जिसकी जमानत बची हुई हो। ये हरियाणा की कहानी है। यही कहानी जम्मू कश्मीर की है। पीडीपी ने 2014 में सरकार बनवाई थी बीजेपी की। कहां गई पीडीपी की? महबूबा मुफ्ती की अपनी बेटी को चुनाव हारना पड़ा। 2 या 3 सीटों पर सिमट गई। तो अगर आम जनता बीजेपी के सहयोगी दलों के प्रति उसका यह रवैया है, तो बीजेपी के प्रति उसका अप्रोच क्या होगा? कैसे स्वीकार कर लेंगे लोग कि जो जनमत मिला हुआ है वह बीजेपी के अपने काम धाम की वजह से मिला हुआ है? अगर काम धाम की ही वजह है तो काम धाम में तो दोनों दल सहयोगी थे। क्यों ऐसा हो गया? भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जम्मू कश्मीर में चुनाव हार गए, रैना साहब कोई समान उम्मीदवार तो है नहीं। और भारतीय जनता पार्टी जितने प्रयास कर सकती थी चुनाव जीतने का, सब प्रयास किया उसने। बड़े पैमाने पर निर्दलीय उम्मीदवार खड़े किए। जिन लोगों के खिलाफ लगातार बोलती रही है अलगाववादी, उनमें सक्रिय लोगों को चुनाव लड़ने के पर उसने कोई विरोध दर्ज नहीं किया। तमाम अपने सहयोगी दलों को वहां पर मैदान में उतारा जिससे कि गैर भाजपा मतों में बंटवारा हो। किसी बात की सफलता उसको नहीं मिली। लोग हाशिए पे चले गए। राशिद इंजीनियर साहब बड़े पॉपुलर नेता माने जा रहे थे, कोई बात नहीं। चुनाव 2 लाख से वोट जीतने वाला सांसद के पॉपुलरिटी पे कोई बहस नहीं कर सकता, लेकिन उनके एक उम्मीदवार उनके सगे भाई चुनाव जीत पाए। सवाल इस बात का है कि भारतीय जनता पार्टी के तमाम कोशिशें जम्मू कश्मीर में असफल हो गई। हरियाणा में इसलिए कि कांग्रेस को भी इसका आत्मलोकन करना पड़ेगा। इससे कांग्रेस बच नहीं सकती। अगर आप केवल बयान देते रहेंगे ईवीएम तो बात नहीं बनती। ईवीएम की बात करने से फिर आपकी उपलब्धियां पीछे हो जाती। कांग्रेस को कहीं भी निराश होने की आवश्यकता नहीं है। ऐसा भी नहीं है कि जनता ने कांग्रेस को मदद देने, जनता इस सरकार को सत्ता से बाहर करने के लिए प्रयास नहीं कर रही थी। ऐसे उम्मीदवारों को उन्होंने वोट दिया जो 50,000 5,000 विद्रोही मत पाते हैं, इतना लोग पाए। और सभी सीटों की पहचान कर सकते हैं आप, ऐसा नहीं है कोई रहस्य है। 90 सीट कौन से प्रयास किए गए विद्रोही उम्मीदवारों को बैठाने? केवल 2 उम्मीदवार बैठा पाए थे कांग्रेस के लोग। ये कैसे संभव था? यह सही है कि बीजेपी जो तरीके अपनाती है वो तरीके कांग्रेस नहीं अपना सकती। सुनील जी, माफी चाहूंगा, इस पे बहुत बातें हो गई। मैं चाह रहा हूं कि थोड़ा सा अपने इस चर्चा को उस दिशा में ले चला जाए जहां पे मतलब हम लोग भी उसी दिशा में जा रहे हैं जहां हम कल से वही सुन रहे हैं तमाम चैनलों पे, तमाम जगहों पे कि कांग्रेस को करना क्या चाहिए, कांग्रेस ने कहां गलती की। बात यह है कि यहां से कल भी हम लोग जब शाम को इसी न्यूज पॉइंट में ही चर्चा कर रहे थे तो एक बात बहुत क्लियर है जो मैं यहाँ रखना चाहता हूँ, कल भी रखा था, आज भी रख रहा हूँ, कि डोर किसी और के हाथ में है और बाकी लोग कठपुतली हैं और हम लोग जो हैं तमाशबीन हैं, तमाशा देख रहे हैं, उस पर चर्चा कर रहे हैं। तमाशबीन हम बने रहेंगे क्योंकि पत्रकार हैं और उस पर चर्चा भी करेंगे। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ ये है कि डोर किसके हाथ में है और जो चल रहा है उसके पीछे की राजनीति क्या है। क्या अगले 50 साल तक हम इस देश में बीजेपी के शासन को देखने वाले हैं? क्या आने वाले समय में यही राजनीति होने जा रही है जहां हर चुनाव के बाद कुछ लोग चुनाव आयोग जाएंगे, कुछ पार्टियां, कुछ लोग चर्चाएं करेंगे और कुछ लोग मिलकर इंडिया गठबंधन या उसके दलों को, कांग्रेस जैसे दलों को कोसते रहेंगे? ये है या इसके पीछे क्या है? ये तो समझना होगा। एक जगह जम्मू कश्मीर में चुनाव कांग्रेस जीतती है, 2 राज्यों का चुनाव कांग्रेस और गठबंधन जीतता है। आप याद कीजिए, ऐसे ही हिमाचल प्रदेश और गुजरात के चुनाव हुए थे एक साथ। हिमाचल प्रदेश कांग्रेस जीतती है, उधर गुजरात कांग्रेस हारती है। हिमाचल प्रदेश की चर्चा नहीं हो रही थी, गुजरात की चर्चा हो रही थी। उस वक्त भी खूब कोसा गया कांग्रेस को। इस वक्त भी हम यही देख रहे हैं कि जम्मू कश्मीर की चर्चा नहीं हो रही है, ढका जा रहा है उसको। और जबकि जम्मू कश्मीर की हार बीजेपी की, मैं पर्सनली मानता हूं कि बीजेपी की जम्मू कश्मीर की हार हरियाणा की जीत से बड़ी हार है। वो भले वो हैट्रिक लगा ली, लेकिन जम्मू कश्मीर में जिसने जो कुछ किया
उसका रेफरेंडम ऑफ 370 उसको सीधे नकारा गया है। उसमें कांग्रेस को कितनी सीटें मिली या दूसरे दलों को कितनी सीटें मिली ये मायने नहीं रखती। जरा इस तरफ भी चर्चा को लेकर जाना चाहिए, जरा समझना चाहिए कि आखिर इस देश की राजनीति में क्या कारण है कि कल से नरेंद्र मोदी इंडिया गठबंधन को डिफेम करने के लिए और राहुल गांधी का जो बढ़ता हुआ कद था उसको छोटा करने की साजिश नहीं रची गई है। इन सब पे थोड़ी सी मैं चाहता हूं कि आप विश्लेषकगण हैं, आप लोगों को चर्चा करनी चाहिए, इसलिए मैं बीच में हस्तक्षेप किया। इससे कोई इनकार थोड़ा कर सकता है, लेकिन क्या आप उम्मीद करते हैं कि बीजेपी, नरेंद्र मोदी, अमित शाह, जेपी नड्डा इस बात की चर्चा करेंगे? जो चीज उनके खिलाफ है उसकी चर्चा तो कभी नहीं करेंगे। लोग इसकी चर्चा कर रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर में हारी। मैं खुद आपसे कह रहा हूं कि जम्मू कश्मीर में चुनाव जीतने के लिए जितने हथकंडे भारतीय जनता पार्टी ने अपनाए थे सबको जनता ने खारिज कर दिया। इससे कोई इनकार थोड़ा कर सकता है। जो आपने आप तो दावा ही करते थे ना कि जम्मू कश्मीर के लोगों की मांग पर आपने 370 खत्म किया है, लोग तो उसको स्वीकार नहीं किए। 19 उम्मीदवार आपने खड़े किए घाटी में, एक उम्मीदवार आपका नहीं जीता। एक बड़ी जनसंख्या घाटी में कोई 2-4 लोग नहीं रहते हैं। जम्मू कश्मीर का सर्वाधिक जो जनसंख्या है वो घाटी में रहती है, उससे कम जनसंख्या रहती है जम्मू में। जम्मू के इलाके में भी जो आप अपनी जीत दर दिखा रहे हैं उसमें भी नेशनल कॉन्फ्रेंस की जीत है। नेशनल कॉन्फ्रेंस से वहां भी सीटें जीती हैं, कांग्रेस से भी वहां भी सीटें जीती हैं, और घाटी में आपका सफाया हो गया। भारतीय जनता पार्टी तो जम्मू पर बोलने की स्थिति में ही नहीं है। अगर जो विकास की बात वो कर रही है, 10 साल तो हम विकास कर रही थी, 2014 से तो सत्ता में है। 2014 से लेकर के वह सरकार बनाई, सरकार गिरी, उसके बाद लेफ्टिनेंट गवर्नर के माध्यम से राज कर रही है। सवाल है, इससे कोई नहीं इनकार कर सकता। इसीलिए जो सत्तारूढ़ दल है बीजेपी, वो इसकी चर्चा नहीं करना चाहती, वो हरियाणा की चर्चा करना चाहती है, और कांग्रेस उसी ट्रैप में फंसी हुई है। सवाल इस बात है, कांग्रेस को कहना है कि मैं तो 11% ज्यादा वोट लेकर के आया हूं। हमारी स्थिति तो यह है कि अगर हम पिछली बार 38% वोट 28% वोट पाए थे, 11% मेरी बढ़ी हुई वोट है। हमारे कांग्रेस के जीतने वाला उम्मीदवार गिनती के हैं जो 1000-2000 से जीते हैं, अधिकांश 3000, 4000, 5000 से ज्यादा वोटर्स जीते हैं। तो कांग्रेस के साथ जन समर्थन की कोई कमी नहीं रही है। और आज निर्वाचन आयोग के समक्ष जाने की आवश्यकता, मैं इसलिए अपनी बात कर रहा हूं कि आज निर्वाचन आयोग के समक्ष कांग्रेस को जाने की आवश्यकता नहीं पड़ती अगर पूरी की तैयारी के साथ चुनाव मैदान में होती। अगर उसके पास यह दिखाने के लिए होता कि यह इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन फला मतदान केंद्र पर हुआ था और आज इसको गिनती की यह इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन की जा रही है, फैक्ट के साथ बात करने पर आपकी बात दमदारी से आ जाती है। भारतीय जनता पार्टी कैसे कर सकती है? आप तो नई पार्टियों को गिनती करवा रहे हैं ना, जेजेपी और महुआ मुफ्ती की। आप असमगढ़ परिषद को याद कर लीजिए, कांग्रेस बीजेपी के साथ रह के उसका क्या असर हुआ। आप अकाली दल को याद कर लीजिए, बीजेपी के साथ रह के उसका असर क्या हुआ। आप शिवसेना को देख लीजिए, शिवसेना के भरोसे महाराष्ट्र में राजनीति किया है बीजेपी ने। आप हरियाणा में देख लीजिए, इंडियन नेशनल लोकदल के भरोसे बीजेपी राजनीति कर रही थी हरियाणा में। हरियाणा में कब की आई थी बीजेपी? 2014 के पहले पूछता कौन था बीजेपी को? आप 2009 के आंकड़े उठा लीजिए, 2005 के 4 के आंकड़े उठा के देख लीजिए, किसी वर्ष के आंकड़े उठा के देख लीजिए। आप जब से हरियाणा राज्य बना है तब से आप 2014 के पहले के सभी आंकड़े देख डालिए। किसी न किसी राजनीतिक दल के सहयोग से ही ये पार्टी चुनाव में आई है। किसी न किसी राजनीतिक दल के सहयोग से ही विभिन्न राज्यों में गई, और जिस राजनीतिक दल का सहयोग साथ उस राज्य में गई वो राजनीतिक दल हाशिए पे चला गया, और उसका भी कभी उन्होंने उसको पूछा नहीं। आप जेजेपी के भरोसे सरकार बनाए, ये तो तात्कालिक उदाहरण है। तो भारतीय अगर अच्छा पैरासाइट है कांग्रेस, पैरासाइट अपने मूल को कैसे खत्म कर देता भाई? ये कौन सा साइंस है? ये कौन सा विज्ञान है? पैरासाइट तो हमेशा अपने जिस पर निर्भर करता है उसके भरोसे रहता है, वो उसकी इतनी ताकत कहां से आ जाती है? सवाल ये नहीं है। सवाल है कि कांग्रेस के पास अभी अपने इस चुनाव में भी कहने के लिए ढेर सारी चीजें नहीं है, सब चीजें उसके पक्ष में है। मैं निजी तौर पर मानता हूं कि हरियाणा की जनता ने कांग्रेस को खारिज नहीं किया। कांग्रेस अपने प्रबंधन से यह चुनाव हार गई, ये सत्ता में नहीं आ पाई। चुनाव जीतने और हारने के आधार पर किसी राजनीतिक दल की क्षमता का मूल्यांकन नहीं हो सकता। कांग्रेस जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी को लोगों ने हरा दिया और वो उनको हार को स्वीकार करना पड़ा। हरियाणा की जनता ने कांग्रेस को नहीं हराया, एक जीती हुई लड़ाई से वो पीछे हट गया। ये सवाल इस बात का है। अगर आप वही में हम लोग बात कर रहे हैं कि कांग्रेस अगर पूरी जिम्मेदारी के साथ चुनाव लड़ी होती, अगर अपनी पूरी तैयारी के साथ, किसको नहीं पता कि बीजेपी की किन प्रकार चुनाव जीतना चाहती है, लेकिन उसका कार्ड तो आपके पास है।
आप निर्वाचन आयोग के भरोसे बैठे रहेंगे तो निर्वाचन आयोग के भरोसे अब लगातार चुनाव देखते चले आ रहे हैं। अगर निर्वाचन आयोग पे भरोसा भी रहेगा और इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को का आलोचना भी आप करेंगे तो सुधार कौन करेगा? आपको अपनी तैयारियां करनी पड़ेंगी अगर आप प्रतिकार करना चाहते हैं तो, और अगर आपके स्तर पर शिथिलता होगी तो बस वही होगी, बात वही चलेगी। मैं खुद मेरा अपना मानना यह है कि हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी को समर्थन नहीं मिला, और इसलिए इसके दो सबसे बड़े कारण है कि कांग्रेस के 11 में से 9 मंत्रियों का हारना, विधानसभा अध्यक्ष का हारना। कहां इनको जन समर्थन क्यों नहीं मिल गया? दूसरी चीज, जिस जेजेपी ने बीजेपी की सरकार बनवाई उसको जनता ने खारिज कर दिया। इनके उम्मीदवार क्यों नहीं हो पाए? और जिस जेजेपी के 10 सीटों में से 6 सीटें कांग्रेस ने जीती, केवल 4 सीटें बीजेपी के पास गई है। तो गोया कि उनको समर्थन देने वालों के प्रति जो नाराजगी थी वो कांग्रेस के साथ वो लोग चले गए। कांग्रेस की राजनीतिक अस्वीकृति हो गई हो हरियाणा में, ऐसा नहीं है। लेकिन चुनाव जीतना एक प्रबंधन है, चुनाव लड़ना एक प्रबंधन है। उस प्रबंधन पे भी आपको खरा उतरना पड़ेगा। लोगों की अपेक्षाओं के अनुरूप लोग नहीं चुन के जाएंगे ना। ये तो चुनाव है, चुनाव में दलीय व्यवस्था है। हम लाख कोशिश करते रहे कि सत्ता बदल जाए, लेकिन विकल्प के रूप में हम जिसको सामने ला रहे हैं उसको विकल्प के रूप में बनने की अपनी पूरी तैयारी रखनी पड़ेगी जी। और कांग्रेस के पास जितने नैरेटिव चलाए जा रहे हैं कांग्रेस के खिलाफ इस समय, उसकी कोई जमीन नहीं है। वो नैरेटिव चल नहीं सकते, उसको लोग खारिज करेंगे। लेकिन ये जरूर है कि कांग्रेस को भी अपनी जिम्मेदारी का एहसास, आपको क्या इस बात का एनालिसिस नहीं होना चाहिए कि कांग्रेस के सभी नेता एक साथ मिलकर के चुनाव प्रचार में लगातार क्यों नहीं बने रहे? और अगर आप बने रहते तो इसलिए क्यों बनते? चर्चा करेंगे सुनील जी, चर्चा करेंगे इस पे। ये बहुत इंपॉर्टेंट पहलू है। दूसरी तरफ जिस तरफ इस चर्चा को आप ले जाना चाहते हैं वो बहुत महत्वपूर्ण है, उस पर भी चर्चा करेंगे। उसमें जब हरियाणा की बात करेंगे तो उसमें हुड्डा और शैलजा की भी बात करेंगे, सबकी बात करेंगे आराम से, इत्मीनान से। लेकिन आज मैं ज़रूर चाहता हूं कि ये चर्चा उस दिशा में ले जाई जाए जहां मुझे खासकर एक साजिश नज़र आती है इस पूरे चुनाव में। इसलिए भी मैं चाहता हूं कि थोड़ा सा उस दिशा में, आप लोगों को लगे ना लगे, लेकिन मुझे ये लगता है कि इस चुनाव को जीतने या किसी भी चुनाव को जीतने के लिए साम दाम दंड भेद सबका इस्तेमाल करती है बीजेपी, लेकिन यहाँ कुछ ज़्यादा ही उस चीज़ को किया गया है। धनंजय जी, आपका स्वागत करता हूँ प्रोफेसर रविकांत जी का भी बाद में जो हमारे साथ जुड़े। रविकांत जी, आपका भी स्वागत है। और धनंजय जी, ज़रा आपके पास आना चाहता हूँ। अब सबकी निगाहें धनंजय जी आपकी तरफ हैं। मुंबई, आमची मुंबई, है ना? और आज मुंबई से बहुत सारी खबरें आई। सुबह से मुंबई के नेताओं ने बिल्कुल जमकर कोसा सुबह सुबह कांग्रेस पार्टी को। राहुल गांधी, सोनिया गांधी, तमाम कांग्रेस पार्टी जिसकी बात लगातार हम कर भी रहे हैं, लेकिन शाम होते होते चाहे संजय राउत हों या प्रियंका चतुर्वेदी हों, सबके टोन थोड़ा चेंज नज़र आए और फिर सब इंडिया गठबंधन की बात होने लगी। क्या कुछ चल रहा है धनंजय जी आपके जहन में कल से लेके आज तक, और इसका क्या रिफ्लेक्शन आप देखते हैं महाराष्ट्र के चुनाव पे? देखिए, महाराष्ट्र का चुनाव हरियाणा से ज़्यादा महत्वपूर्ण चुनाव है और बीजेपी का सबसे ज़्यादा ध्यान महाराष्ट्र पे रहा है 2019 से, याद कीजिए। कोई अभी नई बात नहीं। हरियाणा के बाद क्या करेगी बीजेपी, वो कुछ बहुत ज़्यादा है नहीं उसके पास करने के लिए। और इसलिए एक आगे बोलूँ इसके पहले मैं एक बयान दिखाता हूँ आपको, पढ़ के सुना देता हूँ, दिखाऊंगा कैसे, पढ़ के सुना देता हूँ। जो नेता हैं, मुख्यमंत्री हैं फिलहाल, जो बीजेपी को लीड कर रहे हैं, शिवसेना के हैं, शिवसेना शिंदे, मुख्यमंत्री शिंदे जी बीजेपी को लीड कर रहे हैं। अब यहाँ बीजेपी कितनी महत्वपूर्ण है इसको आप समझिए कि बीजेपी को लीड कर रहे हैं एकनाथ शिंदे। वो क्या कह रहे हैं वो सुनिए। वो कह रहे हैं कि लाडली बहना योजना पर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने क्या कहा, मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना बहुत सुपरहिट हो चुकी है, इसलिए विपक्ष बहुत चिंता में है, उनके पैरों तले जमीन खिसक गई है। हमने 2 करोड़ 30 लाख बहनों के खातों में 17,000 करोड़ रुपए डाला है, हमने एडवांस में पैसा भेजा है, ये देने वाली सरकार है, इसलिए योजना कभी नहीं बंद होगी चाहे कोई भी लाख कोशिश करे। अब इससे हम क्या समझे? इससे हम ये समझ रहे हैं कि पिछले 2-2.5 सालों से बीजेपी ने जितना काम किया है, जो मोदी जी ने काम किया है, वो सब गटर में चला गया।
ये लाडली बहना है, इसी के भरोसे वो चुनाव जीतना चाहते हैं और कह रहे हैं कि 17,000 करोड़ रुपए हमने दे दिया, एडवांस में पैसा दे दिया है। एडवांस से पैसा देने का मतलब क्या हुआ? 50 खोखे होके? ये है ना सवाल, बहुत गूढ़ है। और देखिए, जिसको जो है अपनी प्रतिभा पे भरोसा नहीं होता है, यानी अपने योग्यता पे भरोसा नहीं होता, वो चिट लेके जाता है एग्जाम देने के लिए और वो सेटिंग करता है। वहां जो रविकांत जी है वहां पे ज्यादा बेहतर बोलेंगे उस पर, वो सेट करता है प्रोफेसर को या टीचर को कि सर थोड़ी बहुत करने दीजिएगा। तो वो जो है पब्लिक से ये कह रहे हैं कि सर थोड़ा बहुत करने दीजिएगा, हम करेंगे, गड़बड़ तो करते रहते हैं, हमारा इतिहास ही यही है। देखिए, ये जो एक और बात हो रही थी कि मुद्दे, किसान के मुद्दे, पहलवान के मुद्दे, जवान के मुद्दे, बेरोजगारी के मुद्दे, पिछड़ों के मुद्दे, कोई मुद्दा खत्म नहीं। तो जेन्युइन मुद्दा है। जो मुद्दा नहीं था, राम मंदिर बनाना कैसे इस देश का मुद्दा हो सकता है? 370 खत्म करने में क्या था जो मुद्दा बना? कितने साल मुद्दा रहा, आप याद कीजिए। कितने चुनाव हार गई बीजेपी ये मुद्दा ले लेकर के। और आज जो नरेंद्र मोदी जी कह रहे हैं कि झूठा नैरेटिव, यहां फडणवीस की भी बात हुई कि झूठा नैरेटिव चलाया गया, उसकी वजह से लोकसभा चुनाव। सबसे बड़ा झूठा नैरेटिव तो यह है कि राहुल गांधी अमेरिका में आरक्षण के खिलाफ बोले कि आरक्षण बंद कर दूंगा। इससे बड़ा झूठा नैरेटिव क्या हो सकता है? प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, मायावती जी, तमाम नेता बोल करके आए। तो महाराष्ट्र में ये नैरेटिव चलेगा या नहीं चलेगा, ये कहना जो है फिलहाल आसान नहीं है। आसान इसलिए नहीं है कि बीजेपी को यहां पसीने आ रहे हैं। वो कौन कौन सा झूठ गढ़ेगी, कांग्रेस को इसके लिए तैयारी करनी पड़ेगी पहले से कि ये क्या क्या झूठ बोल सकते हैं। बोलेंगे तो झूठ ही। इनका जो सबसे आगे जो सैनिक रहते हैं वो झूठे लोग बैठे रहते हैं। कितना झूठ बोल सकता है? सबसे बड़ा हथियार इनका झूठ बोलना है। मतलब इतना झूठ बोलो कि सच वाला आदमी भी लगे अरे यार कहीं हम ही तो गड़बड़ नहीं है। ये इनका पहला एजेंडा है। अब कांग्रेस इससे कैसे लड़ेगी, पहले ये ध्यान रखें। अब उसके बाद बात आती है कि जो 17,000 करोड़ रुपए बांटने की बात कर रहे हैं और जो शिवसेना के नेता ने कहा, उस पर डॉक्टर मोहन यादव जो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बोल रहे हैं कि हम जो है जो बोलते हैं वो कर रहे हैं और हम अभी भी लाडली योजना चला रहे हैं। आप सरकार में लाडली योजना चलाने के लिए आए हो? सरकार का काम क्या है? लाडली योजना सिरमौर है आपका? यहां पे कास्ट वाला फैक्टर भी काम करता है, लेकिन हरियाणा यहां इसलिए नहीं दोहरा जा सकता, ऐसा मुझे लगता है। हो सकता है हो भी जाए, हमको भी लग रहा था कि हरियाणा में कुछ गड़बड़ नहीं होने वाला है, बीजेपी हार जाएगी, कांग्रेस जीत जाएगी, परिणाम कुछ अलग आ गया। लेकिन महाराष्ट्र में चूंकि 3-3 पार्टियों का गठबंधन है, 3 पार्टी इधर है, 3 पार्टी उधर है, और रीजनल पार्टियों की जो बात कर रहे थे, सुनील जी भी बोले और भी सारे वक्ता बोल रहे हैं कि वहां पे समाजवादी पार्टी को भी जगह देनी चाहिए थी, फलाने को भी देनी चाहिए थे, चिलाने को भी देनी चाहिए थी। हालांकि मायावती जी देखिए क्या बोली। मायावती जी बोली कि हमने इंडियन नेशनल लोक दल के साथ गठबंधन किया, जाटों ने हमको वोट नहीं दिया। तो ये मायावती जी को चुनाव के बाद पता चला, पहले नहीं पता था कि जाट वोट देंगे उनको। वैसे ही समाजवादी पार्टी को लेकर के बोला था उन्होंने, मायावती जी ने। और मायावती जी ने क्या नैरेटिव चलाया हरियाणा में? जो बीजेपी का नैरेटिव था। अपना नैरेटिव उनका क्या था? बीजेपी ने कहा कि राहुल गांधी अमेरिका में बोले हैं कि आरक्षण खत्म कर देंगे, यहां भी दोहरा दिया उन्होंने कि कांग्रेस आरक्षण खत्म कर देगी। लेकिन महाराष्ट्र में आरक्षण मुद्दा है और मराठा जो समाज है उसको आरक्षण चाहिए, और वो आरक्षण घुसाने का प्रयास किया इन्होंने। मराठा नेताओं को लाया, मराठा जो आंदोलनकारी हैं उनको ओबीसी में डालने की कोशिश की, उसका झगड़ा हुआ, तमाम चीजें हैं। यहाँ आरक्षण बड़ा मुद्दा है और यहाँ कांग्रेस को लोकसभा में बड़ी सफलता मिली, बीजेपी को बड़ा नुकसान हुआ। इसलिए बीजेपी और सारे काम करेगी, इसलिए कांग्रेस को अभी से बहुत सतर्क रहने की जरूरत है। और मैं कहूंगा एक और बात कि जो राहुल गांधी बोल रहे हैं ना, वो जमीन पे दिखाई पड़ना चाहिए। वो खाली नेता के बीच में दिखाई पड़ता है। अभी हम एक जगह बैठे थे तो हमारे साथी जो पोहरे साहब वो बता रहे थे कि लोक सत्ता ने लिखा कि जो कांग्रेस के अध्यक्ष हैं नाना पटोले नॉट रीचेबल, इससे बचना हो। राहुल गांधी कहते हैं, हर जगह भाषण दे रहे हैं और कह रहे हैं कि आप हमको बोलिए, मैं आने को तैयार हूं, मैं आऊंगा और आपके सवाल को लोकसभा में उठाऊंगा। तो राहुल गांधी जो कह रहे हैं, जो स्थानीय नेता हैं
जो कार्यकर्ता नहीं है, नेता है। जी अब कार्यकर्ता पूरी पार्टी खत्म हो गई, कांग्रेस सब नेता हो गए। जो नेता है उनको ये समझना पड़ेगा कि क्या आप आम आदमी के केवल हो, क्या आप आम आदमी के साथ जुड़ करके सही चुनाव कर रहे हो अपने उम्मीदवारों का, जीतने लायक है। तो बहुत बहुत गहराई से कांग्रेस को काम करना पड़ेगा और दूध का जला छाछ फूक कर पीता है वैसे पीना पड़ेगा। लेकिन महाराष्ट्र एक और तीन दल अगर करते हैं तो अब अजित पवार हैं एनसीपी के और शरद पवार है। आपकी आवाज़ थोड़ी डाउन हो रही है जी। मेरी आवाज़ नहीं आ रही है? नहीं आ रही है, वो बीच में मुझे लगता है कि कहीं कुछ गड़बड़ होता है, आवाज आपकी जाती है और हमारे देखिए भाई क्या है, मित्तल साहब का जो है नेटवर्क है, कहीं धोखा दे देता होगा, बीच में अंबानी जी से भिड़ जाते होंगे वो। जियो और एयरटेल यही तो है। जियो वाले मुझे परेशान कर रहे हैं, सर ले लीजिए। हमने कहा पैसा दे लो, लेता हूँ। खैर, तो अब महत्वपूर्ण ये है कि अब जो है अजित पवार वर्सेज अगर शरद पवार करते हैं तो कौन बड़े हैं। अगर शिवसेना उद्धव ठाकरे वर्सेज शिवसेना शिंदे करते हैं तो कौन महत्वपूर्ण है। बीजेपी वर्सेज कांग्रेस करते हैं तो कौन महत्वपूर्ण है। और अब मुझे लगता है कि जो यहाँ लड़ाई होगी उसमें बड़ा महत्वपूर्ण है लाडली बहना का काउंटर क्या है, और ये जो एक करते हैं ना कि मराठा वर्सेज गैर मराठा, जाट वर्सेज गैर जाट, यादव वर्सेज गैर यादव, मुस्लिम वर्सेज गैर मुस्लिम, ये जो रणनीति करते हैं, जो चाहे कश्मीर हो, चाहे वो हरियाणा हो, चाहे कहीं हो, उत्तर प्रदेश हो, हर जगह लड़ाते हैं वो, उसके बीच जो समावेशी राजनीति है, जो कांग्रेस की मूल जमीन है, समावेशी राजनीति करने में जमीन पे कांग्रेस कितनी मजबूत होती है। अभी भी समय है, महीना डेढ़ महीना का समय है, अभी से लग जाना चाहिए मुझे लगता है। और बीजेपी तमाम हथकंडे लगाएगी, ये पहले से तैयारी रखिए। बैटरी जो है 99% यहाँ भी चार्ज होगी चुनाव के बाद। यहाँ भी जो है आपके वोटिंग मशीन जो है पता चला सब बीजेपी को वोट जा रहा है, यहाँ भी होगा। यहाँ भी नाम काटे जाएंगे, वोटर लिस्ट से कटे होंगे, वो भी होगा। तमाम चीजें होंगी जो हरियाणा में दोहराई गई हैं या कहीं दूसरे प्रदेशों में, वो यहाँ भी होंगी। अब बताया जा रहा है कि अभी जो है मुस्लिम कैंडिडेट खड़े किए हैं, प्रकाश अंबेडकर जी ने कहा कि हम मुस्लिम कैंडिडेट इतने खड़े करेंगे। एनसीपी ने भी कहा है, अजित पवार जी ने कहा है कि हम अपने 10% सीट जो है मुसलमानों को देंगे। उस पर भी विचार करना पड़ेगा। हालांकि एक अच्छी बात मैं एक और देख रहा हूं, हरियाणा के चुनाव में भी मैं देख पा रहा हूं, वो जम्मू कश्मीर के चुनाव में देख पा रहा हूं, उत्तर प्रदेश के चुनाव में मैंने देखा कि चुनाव जो है कंसोलिडेट हो गया है बीजेपी वर्सेज कांग्रेस, या कहिए कि इंडिया गठबंधन वर्सेज बीजेपी, जो भी कह लीजिए, एनडीए। दो ध्रुवीय चुनाव है, त्रिध्रुवीय चुनाव नहीं है, बहुध्रुवीय चुनाव नहीं है। ये उत्तर प्रदेश में भी साबित हुआ, ये हरियाणा में भी साबित हुआ, और ये महाराष्ट्र में भी होगा। महाराष्ट्र में तो ऑलरेडी 2 ध्रुव हैं। बिल्कुल। तो अब एक और जो कैंडिडेट लेकर के आते हैं वहां से, हैदराबाद से जो आते हैं, समाजवादी पार्टी भी यहाँ अपना सिक्का जमाएगी। समाजवादी पार्टी के साथ किस तरह से अलायंस करते हो ये भी देखना पड़ेगा, क्योंकि समाजवादी पार्टी भी मुस्लिमों के एक धड़े को रिप्रेजेंट कर रही है यहाँ। फिर वो जो उनकी पार्टी है, हैदराबाद के जो सांसद हैं, उनकी पार्टी यहाँ चुनाव जीत चुकी है, विधानसभा भी और लोकसभा भी। वो किस तरह से मुस्लिम वोट को, ओवैसी की बात कर रहा हूं मैं जी, ओवैसी की बात कर रहा हूं। तो ये तमाम चीजों को मुझे लगता है ध्यान में रख करके कांग्रेस को करना है। ऐसे अभी अगर पूछेगा कि किसका पलड़ा भारी दिखता है, तो मैं बोलूंगा कांग्रेस का पलड़ा या महाविकास आघाड़ी का पलड़ा भारी है, लेकिन हरियाणा का चुनाव जो है वो सख्ते में डाल देता है। जी बिल्कुल। अब वहाँ पलड़ा भारी के बाद लेकिन शब्द यहाँ जोड़ा जा रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जोड़ना पड़ेगा आने वाले समय में, चाहे वो महाराष्ट्र हो या झारखंड के चुनाव हो। प्रोफेसर रविकांत जी, ज़रा आपके पास आना चाहता हूँ। कल हम लोगों ने बहुत अच्छी बातचीत हुई अपनी इसी उसमें प्रोग्राम में, आप भी थे। कल से लेके आज तक क्या कुछ बदला है प्रोफेसर रविकांत जी? देखिए, बदला इधर ये है कि राहुल गांधी ने जो ईवीएम को लेकर के अपनी आवाज बुलंद की है, और इसका इंतजार हो रहा था
क्योंकि कल भी मुझे थोड़ा आश्चर्य हुआ कि कांग्रेस पार्टी ने तो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, लेकिन राहुल गांधी जब तक नहीं आएंगे तब तक बात बनेगी नहीं। और इस पूरे चुनाव के मैनेजमेंट के जरिए भारतीय जनता पार्टी जो मैसेज देना चाहती थी वो देने में कुछ हद तक कामयाब हुई। मैं कुछ हद तक ही कह रहा हूं। राहुल गांधी ने पिछले 2 साल में जो इस देश के सामने पेश किया है, मैं हासिल किया है नहीं कह रहा हूं। राहुल गांधी जो थे वही हैं, लेकिन देश को जो उन्होंने दिखाया है इस बीच में, करते तो वो पहले भी थे, तब दिखाते नहीं थे। मसलन वो जो रेप केस हुआ था दिल्ली में, उसके भाई को उन्होंने पायलट बनाया, लेकिन राहुल गांधी ने कभी नहीं कहा। ये बात उन्होंने अमेरिका में भी कही थी कि पहले मैं करता था, पहले मैं वो सामने नहीं लाता था, अब मैं सामने ला रहा हूं। राहुल गांधी की जो छवि बन रही थी और कांग्रेस पार्टी को जिस तरह से लोग एक उम्मीद की नजर से देखने लगे थे, उस नजर से गिराने का सारा खेल चल रहा था। अगर ये इलेक्शन जो लोग चाह रहे थे, जो सर्वे बता रहे थे, जो हम लोग चर्चा कर रहे थे, अगर नतीजा उस तरह से आता तो आने वाले सारे चुनाव उड़ जाते, फिर मोदी और ये सब अता पता नहीं चलता। तो बचाए रखने के लिए ये सारा खेल हुआ है। और खेल क्या, मैंने कल भी आपके साथ इस बात को रेखांकित किया था कि एक जानकारी मुझे मतदान के 4 दिन पहले से थी, लेकिन मेरे पास कोई सबूत नहीं थे, तो मैं उसको नहीं कह सका। अब जब नायब सिंह सैनी ने कहा कि साहब हमने सारा इंतजाम कर लिया है, छत्तीसगढ़ की तरह हम चुनाव जीतने जा रहे हैं, तो अब कम से कम मैं उस बात को कह सकता हूं। प्लान जो था कि मतदान के आखिरी घंटे में प्रत्येक ईवीएम में 5, 10, 15, 20 वोट डालना है, ये तैयारी थी। अब ये हुआ कि नहीं हुआ, मेरे पास कोई प्रमाण नहीं। वो फॉर्म 17C का क्या हुआ ये भी मुझे नहीं मालूम। अगर ये हुआ है, मैं अगर लगा रहा हूं, अगर ये हुआ है तो हर विधानसभा पर 6000 से लेकर के 10,000 वोट तक बढ़ते हैं। इसके कई संकेत मिल रहे हैं। मसलन वोट कितना पड़ा है ये जाना चाहिए चुनाव आयोग की वेबसाइट पर, और उसमें 2 घंटे, 4 घंटे, 6 घंटे से ज्यादा नहीं लग सकता। हम लोग सुपर कंप्यूटर के युग में हैं। और याद कीजिए जब ईडी को लेकर के जो चुनावी चंदे को लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई को तलब किया और कहा कि वो सारी लिस्ट चाहिए, तो उन्होंने कहा साहब 2-3 महीने लगेंगे। और जब लताड़ लगाई गई तो 24 घंटे के भीतर लिस्ट तैयार हो गई। तो ये चुनाव आयोग 12 घंटे, 14 घंटे, 24 घंटे कैसे लगा रहा है? शक इसलिए है। और लोकतंत्र में लोक विश्वास ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। ये सिर्फ एक चुनाव का मामला नहीं है कि साहब हरियाणा का चुनाव में कांग्रेस पार्टी हार गई, बीजेपी जीत गई। ये मुद्दा सिर्फ हरियाणा के चुनाव का नहीं, मुद्दा है जन विश्वास का, लोगों के लोकतंत्र और अपने वोट पर भरोसे का। हम जिस सरकार को चुनना चाहते हैं, अगर वो सरकार डाका डाल करके नहीं आ रही है, तो फिर बी द पीपल ऑफ इंडिया का क्या मतलब है? संविधान को जो बदलने का ऐलान हुआ था, वो संविधान कैसे बदला जाएगा? ये तैयारी वो है कि साहब आपने कहा तो हमने माथा टेक लिया, अब हम ऐसे करेंगे तो संविधान की आत्मा को मारेंगे। जी। चुनावी लोकतंत्र में चुनाव का कोई मतलब नहीं रहेगा। और आपने जो शुरू में कहा कि ऐसे तो 50 साल, और अमित शाह ने तो पहले ही कह दिया कि साहब अगले 50 साल तक हमको रहना है।
और अगर ऐसे रहना है तो फिर विपक्ष को आ जाना चाहिए सड़क पर, फिर खुला खेल फर्रुखाबादी होने दीजिए ना भाई। सत्ता जब उनके हाथ में आनी ही है, लेकिन लोग आपके साथ खड़े हैं, और जब लोग खड़े हो जाते हैं तो सिर्फ नेतृत्व की जरूरत होती है। देखिए, भीड़ कभी कोई आंदोलन नहीं कर सकती, उसको लीडरशिप की जरूरत होती है, और अगर लीडरशिप आती है तो चुनाव आयोग क्या है, बड़े बड़े घोड़े लोगों ने ठीक कर दिए, कितना भी बिगड़ैल हो वो भी ठीक हो जाते हैं। लोकतंत्र में लोगों की ये ताकत है जी। यही नरेंद्र मोदी जो 56 इंच और एक अकेला सब पर भारी बोलते थे, वो एनडीए पर आए कि नहीं आए? तो वो आना पड़ेगा, लेकिन ये आपको तय करना है। फिर यहां से भूमिका शुरू होती है विपक्ष की, और विपक्ष में एक आवाज राहुल गांधी की। और इसको आप ज्यादती भी कह सकते हैं कि भाई राहुल गांधी से इतनी क्यों उम्मीदें मैंने, वो है लोगों को उम्मीदें हैं, इसलिए मैं लोगों की बात कर रहा हूं। जनभावना ये है। अब महाराष्ट्र की जहां तक बात है, मुझे लगता है कि महाराष्ट्र में यह संभव नहीं है, और हरियाणा का चुनाव उन्हें दिखाना था कि राहुल गांधी ने अपना काम बेहद ईमानदारी और निष्ठा से किया। और मैंने कल भी कहा था कि राहुल गांधी की मेहनत पर पानी फेर दिया कुछ लोगों ने, कुछ कांग्रेस के भीतर के लोगों ने, कुछ चुनाव आयोग ने, कुछ पूरे मैनेजमेंट ने, कुछ और लोगों ने। ये जो हुआ है वो इसी के लिए हुआ है कि राहुल गांधी को दिखाया जाए कि साहब देखिए वो तो चुनाव जिताऊ नहीं है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि इसका बहुत लंबा असर होने जा रहा है। आज कौन होगा जो ये भरोसा करेगा कि हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतती है? कौन भरोसा कर रहा है आज? आम आदमी से भी पूछिएगा, थोड़ा सा राजनीतिक रूप से सचेत हो, वो भी कहेगा कि बेईमान है। मैंने देखा ना, बहुत सारे आ रहे हैं मैसेज कि बेईमानी करके चुनाव जीता है। उनके भीतर एक है, कचोट तो है, लेकिन वो आज भी खड़े हैं। इसलिए मुझे लगता है कि न तो कांग्रेस पार्टी को और खास करके राहुल गांधी को इसके लिए निराश होने की जरूरत है। हां, कुछ सवाल हैं, इसमें कोई तो राय नहीं। सुनील जी जिस बात को कह रहे थे, और राहुल गांधी खुद कह रहे हैं कि साहब कांग्रेस के भीतर संघी घुसे हुए हैं, तो अब निकालने का वक्त है। अगर आपको पता है कि कौन कौन संघी हैं तो फिर निकालने की जरूरत है। भूपेंद्र हुड्डा के भीतर इतना एरोगेंस था, तो ऐसे लोगों की जगह नहीं होनी चाहिए पार्टी में। अगर सच में कांग्रेस पार्टी को राहुल गांधी अपने तरह से चलाना चाहते हैं, तो फिर वो जो कि डेमोक्रेटिक कल्चर है हमारे यहां, और कुमारी शैलजा कुछ भी बकती रहेंगी, फिर ये इस पर लगाम लगनी चाहिए। और ये जिम्मेदारी खड़गे साहब की है, नो डाउट। राहुल गांधी का इसमें क्या है? राहुल गांधी अपना काम कर रहे थे। तो इसलिए मैं समझता हूं कि ये लोग जो समझ रहे हैं कि नहीं सब तो साहब सब कुछ लुट गया, और लोगों को ये लग रहा है कि नहीं तो 50 साल लोग कह रहे बेईमानी से जीतते हैं, तो लोग तो अपनी जगह पर कायम है। लेकिन सवाल इधर भी है और उधर भी है। और अंतिम बात, जब आपको मालूम हो कि चोर है, तो फिर आप लाइट ऑफ करके सो जाएं और सोचे चोरी नहीं होगी, तो फिर ये नादानी है कि नहीं साहब हमने तो लाइट ऑफ कर ली, उसको दिखेगा नहीं, चोर को डकैती नहीं पड़ेगी। ये सोच लेना, ये नितांत नादानी। जी राजीव जी, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। बहुत कुछ अभी यहाँ से समझने देखने की ज़रूरत है, और ख़ासकर विपक्ष को, और सत्ता पक्ष तो अपना काम कर ही रहा है, विपक्ष को समझने की ज़रूरत है जल्दी से। चूँकि अब इस कार्यक्रम में के लिए मात्र 5 मिनट का समय बचा है, लेकिन थोड़ा सा समय आप लोगों से गुजारिश करूंगा कि थोड़ा, क्योंकि बहुत गंभीर चर्चा हम कर रहे हैं, थोड़ा सा समय आप लोग दीजिएगा। अमलेंदु जी, जल्दी से आपसे समझना चाहता हूं कि क्या कल से लेके आज तक जो चर्चा चल रही है, और खासकर हरियाणा के चुनाव पे चर्चा, चारों तरफ हरियाणा चुनाव पे, और उसके बाद राहुल गांधी को यहाँ ये बताने की कोशिश कि अभी तक जो कुछ था
यानी 2024 का ये जो लोकसभा का चुनाव जो बीता था 4 जून के बाद से राहुल गांधी की जो एक छवि बनी थी, एक विपक्ष के नेता के रूप में सामने अगर देखा जाए कि नरेंद्र मोदी के सामने कौन, तो राहुल गांधी की छवि अब पेश की जा रही थी। इस सब पे क्या कुछ अवरोध, कुछ विराम, कुछ और ऐसा देखते हैं क्या कल से लेके आज तक में? बिल्कुल नहीं राजीव जी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। फिर सवाल ये आएगा, फिर यही बात शुरू आएगी कि नरेंद्र मोदी के सामने कौन। अगर नरेंद्र मोदी के सामने राहुल नहीं है तो फिर नरेंद्र मोदी के सामने कौन, फिर तो यही बात शुरू हो जाएगी। तो ये बिल्कुल नहीं है कि राहुल गांधी का करिश्मा कम हो गया या राहुल गांधी जो है कुछ नहीं कर पाए। भाई जाहिर सी बात है कि जब वो सारी चीजें आपके खिलाफ हैं, चुनाव आयोग आपके खिलाफ है, मशीनरी आपके खिलाफ है, और जमीन पे बहुत सारी चीजें जो बीजेपी करती है वो भी सारी चीजें, जाहिर सी बात है कि वो एक चुनाव प्रबंधन का तरीका वो बीजेपी ने जो किया वो ठीक है, वो किया। तो अब उस स्तर पे कांग्रेस नहीं जा सकती। भाई जो तुलना की जाती है कि साहब नरेंद्र मोदी की तरह राहुल गांधी को होना चाहिए, तो राहुल गांधी तो नहीं हो सकता नरेंद्र मोदी की तरह। पर जिस स्तर पर नरेंद्र मोदी जा सकते हैं उस स्तर पर राहुल गांधी तो नहीं जा सकते। तो बीजेपी जो थतकर्म करती है तो वो थतकर्म कांग्रेस तो नहीं कर सकती। तो लोकतंत्र में यही है कि जनता के भरोसे चुनाव जीते जाएं और जनता का मत जो है वो सर्वोपरि है। तो अगर जनता के मतों का राजीव जी उस पर टाका पड़ रहा है तो इसमें राहुल गांधी की कमजोरी कहाँ है? जनता के मतों पर टाका डाल दिया है, जनता तो वोट देके आ रही है, जनता तो कह रही है बीजेपी हटाओ, लेकिन जनता बीजेपी हटाओ कह रही है और उसके वोटों पर टाका पड़ जा रहा है, तो इसमें राहुल गांधी का दोष कहां पे? तो मुझे लगता है कुल मिला के बात ये भारतीय जनता पार्टी खुश हो सकती है कि उसने हरियाणा में सरकार बना ली और नरेंद्र मोदी की आवश्यकता वहां नहीं पड़ी। उसे 4 रैलियां की नरेंद्र मोदी ने और बिना नरेंद्र मोदी की उसने सरकार बना ली। तो राजीव जी ये तो बीजेपी के अंदर सवाल उठना चाहिए कि नरेंद्र मोदी की अपनी बीजेपी को आवश्यकता नहीं है, बिना उनके भी सरकार बनाई जा सकती है। और जैसे ही कहा जा रहा है कि साहब बीजेपी जीत गई, ये तो हारी हुई बाजी बीजेपी ने जीत ली बिना नरेंद्र मोदी के। तो नरेंद्र मोदी का काम क्या बचा भारतीय जनता पार्टी में? तो ये सवाल तो बीजेपी के अंदर उठेंगे राजीव जी कि नरेंद्र मोदी का काम अब बीजेपी में नहीं बचा है। राहुल गांधी का काम विपक्ष में अभी भी बचा है, उनको अभी भी काम करना है, क्योंकि जनता ने समर्थन दिया है, वोटों पे डाका पड़ा है, वो एक अलग मसला है। तो कुल मिलाकर मुझे लगता है कि ये नैरेटिव जो बनाने की कोशिश की जा रही है वो सब नैरेटिव बनाने की कोशिश तो की ही जाएंगी। बिल्कुल बीजेपी अपनी तरीके से बनाने की कोशिश कर रही है, लेकिन वो कितना बन पाएगा नैरेटिव, सवाल ये है राजीव जी कुल मिलाकर। बिल्कुल बिल्कुल। जरा जगमोहन जी आपके पास भी आना चाहता हूँ, समझना चाहता हूँ कि क्या आपको लगता है, आपको भी लगता है कि कुछ ये जो नैरेटिव सेट करने की कोशिश हो रही है कल से कि राहुल गांधी से नहीं हो पाएगा, जहां कांग्रेस पार्टी सामने खड़ी होती है और कई सारे उदाहरण दिए जा रहे हैं जहां जहां कांग्रेस पार्टी अपने दम पे चुनाव लड़ी वहां राहुल गांधी नहीं जीता पाए, चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे छत्तीसगढ़ हो, चाहे इधर अब उत्तराखंड हो या ये हरियाणा हो। क्या ये नैरेटिव है कि राहुल गांधी ने तो पूरे प्रयास किए हैं, नेतृत्व में का भी गुण है, बात भी अपनी रखते हैं, जनता भी जुड़ती है, परंतु जो रूट लेवल पर कमियां रहती हैं वो कमियां इनको मैनेजमेंट की न होना, व्यवस्थित मैनेजमेंट न होना इनके लिए हानिकारक रहा है। क्योंकि आज तक 10-12 साल से कांग्रेस के पास न डिस्ट्रिक्ट लेवल की कोई कमेटी है, न ब्लॉक लेवल की कमेटी है। नीचे जहां भाजपा पन्ना प्रमुख तक एक पन्ना की जो है 50 वोटर के पीछे हर आदमी को बूथ लेवल पर बैठाती है, वहां कांग्रेस के पास डिस्ट्रिक्ट लेवल पर भी कोई वर्कर नहीं है। जी वोट होना और वोट डलवाना दो अलग अलग चीजें हैं। वोट बहुत है कांग्रेस के पास, वोट बहुत बढ़िया है, पब्लिक भी साथ है, परंतु उनको ढोल के अंदर डलवाना जो था वो वर्कर के थ्रू होता है। वर्कर तब बनता है जब उनको कोई पद का जिम्मेवारी दी जाती है, उनको अहमियत दी जाती है। 12-13 साल से न तो अशोक तंवर पूरा कर पाए, उसमें भी विटो कर देते थे, हुड्डा साहब लिस्ट भेजते थे, वापस आ जाती थी। शैलजा रही, शैलजा भी कोई नहीं कर पाई, वो तो मानती भी है कि भाई मैं असफल रही, कोई वर्कर नहीं बना पाई अपने, क्योंकि वही हुड्डा साहब विटो डाल देते थे। जब आपने उसका स्टेट का प्रेसिडेंट बना दिया, चाहे वो आपका अशोक तंवर है, चाहे शैलजा है, चाहे उदयभान है, फिर उनको ऊपर से अनुमति लिस्ट भेजने की जरूरत क्यों पड़ती है, ऊपर से वेरिफिकेशन क्यों करवानी पड़ती है? जब आपको उसको या तो उस पर विश्वास मत करो, बनाओ मत स्टेट का। अगर स्टेट उसको सौंप रहे हो तो उसको पूरा अधिकार दीजिए और उसका पूरा काम करने के लिए मौका दीजिए। पहले जब हम देखते थे आज से 30 साल पहले कांग्रेस का
हर जगह पर वर्कर होता था, हर जगह पर उसकी ब्लॉक समिति की भी, ब्लॉक लेवल पर भी वर्कर होते थे, ब्लॉक के पदाधिकारी होते थे। 20-20 आदमी एडजस्ट करते थे ये ब्लॉक में, एक जनरल सेक्रेटरी है, 5 वाइस प्रेसिडेंट है, ये है। फिर उनकी अलग से बढ़ाते थे, किसान सेल अलग, उनमें एडजस्ट करते थे। फिर उसके बाद कर्मचारी सेल बढ़ाते थे, उनमें एडजस्ट करते थे। इस प्रकार लगभग हर ब्लॉक में, मतलब हर विधानसभा क्षेत्र में 500 व्यक्ति ऐसे होते थे जो दिन रात काम करना चाहते थे। क्यों? उनको ये था कि भाई मैं हूँ, मैं वर्कर हूँ, मेरे ऊपर दायित्व है। अब जब किसी को अपना दायित्व सौंप ही नहीं रखा है, अब ये जो बात उठी थी पीछे के भाई, जैसे आया था कि भाई आखिरी घंटे में इस टाइप से हुआ है, वो डलवाए कि नहीं की चली है, वो किसने डलवाए और कौन नहीं रोक पाया? अगर वो बीजेपी के वर्कर है, बूथ लेवल के पन्ना प्रमुख है, उन्होंने तो डलवाए होंगे किला करके। और वहां कांग्रेस का जो एजेंट बैठा था उसने क्यों नहीं विरोध किया? या कांग्रेस के पास ऐसे आदमी क्यों नहीं थे जो यूं कह करके भी आओ जी आप, मैं आपको डलवाता हूँ। अभी मैं एक छोटा सा मेरा उदाहरण बताता हूँ। मैं अभी बताया था ना, मैंने आपको बूथ पर गया था मैं देखने के लिए, तो मैंने जब बताया नहीं किस लिए आया हूँ, क्या आया हूँ, तो एक वहां जो बीजेपी का एक वर्कर खड़ा था, उसने कहा सर वोट डालना है। मैंने कहा भाई देखेंगे, बाद में देखेंगे। बोला नहीं आप अपना वोट वगैरह के दे दो, मैं आपको पर्ची बना देता हूँ पूरे परिवार की, और चलो कभी मेरा यहाँ नहीं है, दूसरे बूथ पर है। बोला नहीं दूसरे बूथ की भी यहीं पर बना दूंगा। कांग्रेस पर गया, कांग्रेस ने में किसी ने मुझे ये नहीं कहा कि आप क्यों आए हो, कहाँ आए हो, कैसे आए हो। मतलब आप ये देखिए कि उनकी जो सोच और उनकी जो लगाव जो था वो कांग्रेस के लगाव में नहीं था। कांग्रेस के पास अभी जो बात चल रही थी, नेता है, वोट है, राहुल जी जैसे बढ़िया आदमी है, ईमानदार आदमी है, जो गलत बात नहीं कहते। अगर अपनी गलत बात भी है तो उसको नहीं ये नहीं है, मतलब बिल्कुल सही बोलते हैं, अच्छे आदमी है। परंतु उस बात को नीचे लेवल तक ले जाना, क्रियान्वयन करना, उसमें मैनेजमेंट में इनकी फेल्योर है। जब तक ये नहीं कर पाएंगे मुश्किल है। क्योंकि 91 से पहले की बात मुझे याद है, डिस्ट्रिक्ट कमेटी की तरफ से कुछ लोगों को, जो वर्कर होते थे, उनको एक पोस्ट कार्ड पर छपे हुए पोस्ट कार्ड और हाथ से लिखी होती थी, उन दिनों प्रिंट तो नहीं थे। हर एक व्यक्ति जो वर्कर होते थे गांव स्तर पर, उनके पास लेटर डाल देते बाई नेम कि ऐसी इस तरह से वहाँ मीटिंग है और आपको अब की बार ये करना है, विधानसभा का चुनाव होने जा रहा है, सारा दारमदार आपके ऊपर ही है, उसको देते थे। वो फिर क्या करता था, सारे गांव में दिखाता था और नीचे उसमें लिखी जाती थी फ्रॉम इंदिरा गांधी, या जो भी होता थे, राहुल गांधी, जो भी सिस्टम था वो लिखा जाता था नाम उनकी तरफ से। वो सारे गांव में दिखाता था कि मेरे पास ऊपर से आया है, इंदिरा गांधी की तरफ से आया है, या राहुल गांधी, जिस राजीव गांधी की तरफ से, जिससे भी आया है। जवाहरलाल नेहरू से के टाइम से ये प्रक्रिया थी। परंतु अब वो वर्कर कहाँ गए? क्यों कोई पूछता ही नहीं कौन वर्कर है कौन नहीं। इनको केवल उस टाइम याद आते हैं कि भाई भाषण दे दो। और उस टाइम भी क्या होता है, ये आजकल तो क्या सिस्टम कर दिया, किराए पर ठेके पर लेकर के मैनेजमेंट करवा लेते हैं, नेता आ जाते हैं, दूसरे लोग गाँव में गाड़ियां भेज देते हैं, आ जाते हैं। वर्कर जो चाहिए, जो अपने स्तर पर खर्चा लगा करके आगे आता है, जो अपने स्तर पर के वोट डलवाता है, जो अपने स्तर पर मरने मारने के लिए तैयार हो जाता है। अब इसमें गिनती में क्यों प्रॉब्लम है? गिनती में यही प्रॉब्लम है कि इनको कोई संभालने वाला नहीं है। अब आपने देखा होगा विनेश फोगाट का जुलाना, उसके ससुर बात धरना दिए हुए बैठे थे, जो जहाँ पर आपका काउंटिंग थी वहां पर उसके ससुर बाहर बैठे हुए थे धरना दिए हुए। जब तक वो नहीं उठे तब तक के रिजल्ट डिक्लेयर नहीं हुआ। और जगह क्या किसी के ससुर, फादर, मदर, भाई भाभी को नहीं है? नहीं, कोई नहीं बैठा था। तो यहाँ गड़बड़ यही है कि इनको पहले ये देखना होगा, आपसी फूट को छोड़ करके आपस में नेताओं को मिला करके एक संदेश ये गया, हुड्डा को 72 सीट मिली, शैलजा उसे कोप भवन में जा बैठी। अब उसमें क्या संदेश गया कि भाई सीएम तो हुड्डा को ही बनना है। जब सीएम हुड्डा को ही बनना है तो दूसरे लोग जो सीएम के दावेदार थे या जो अपने आप को सोचते थे, वो लोग ढीले पड़ गए। जब आप 72 सीट उसको दे रहे हैं, अकेले को पूरा सौंप रहे हैं, सब कुछ सौंप रहे, तो उसकी जिम्मेवारी भी होनी चाहिए। क्यों नहीं जीत रहे, क्यों नहीं वर्कर बना रहे? अब क्यों नहीं? आप उदय भान खुद हार गए, प्रधान जो इनके अध्यक्ष हैं वो खुद हार गए। उदय भान नाम मात्र के अध्यक्ष हैं। उदय भान का कहीं बेचारे का कोई वर्चस्व नहीं है, सिर्फ उदय भान के नाम पर खर्चा किया जाता है, उदय भान के नाम पर रैली की जाती है, वास्तव में चलता हुड्डा साहब का ही है। ये चीज में बदलाव लाना होगा, आम आदमी को जोड़ना होगा, हर वर्ग के नेता को जोड़ना होगा। अब इनके पास ओबीसी का जैसे कार्ड खेला इन्होंने। अब हुड्डा साहब ने तो कभी एक दिन भी ओबीसी का कोई नेता स्टेज पर नहीं लाकर खड़ा किया। भाई जब आपको लग रहा है कि ये ओबीसी का नैरेटिव अपना रहे हैं, उनको इधर लाने का प्रयास कर रहे हैं, तो आप भी तो ओबीसी के 2, 4, 5 नेता हर स्टेज के ऊपर लाइए। नहीं लाए इनको। दलित जो थे लोकसभा इलेक्शन में, दलित भाई इनके साथ जुड़े थे और रिजल्ट अच्छे आए थे।
परंतु अब की बार ये दिखाने के बाद कि बेहतर सीट उसको मिल गई, दलित तो बढ़ना नहीं है, उनको ये दसा दिया गया कि शैलजा तो बनेगी नहीं, तो वहां दलित जो है अब की बार देखा होगा अपने दलित छिटक के। और बीजेपी की, जैसे पिछली बार बीजेपी 17 सीट में से 5 सीट पर जीती थी, दलित वाली जो 80 सीट है, अब की बार 8 सीट पर जीती। 3 सीट तो वहां 80 कोटे में ही बढ़ा गई वो अपने, सिर्फ इस नैरेटिव के कारण। तो थोड़ा सा बदलाव लाना पड़ेगा। रूट लेवल के ऊपर जब तक आपके प्रहरी नहीं होंगे, सुरक्षा नहीं होगी, तब तक नहीं हो पाएगा। अंदर सुरक्षा अधिकारी बैठा है, ऑफिसों में बैठा है, सुरक्षा अधिकारी है, परंतु बाहर गेट के ऊपर आपका सुरक्षा के लिए नहीं, गार्ड नहीं है, तो अंदर तो घुसाएंगे तो सुरक्षा अधिकारी तो 2 मिनट में मार देंगे। तो ये सुरक्षा प्रहरी बनाने जरूरी है इनको। सुरक्षा अधिकारी की तो बहुत बढ़िया है इनकी, राहुल जी बहुत बढ़िया आदमी है, खड़गे जी बढ़िया आदमी है, ईमानदार आदमी है, परंतु जो उससे नीचे स्तर पर आ जाता है वो क्या करते हैं, उनको पार्टी की बजाय व्यक्तिगत हित ज्यादा साधने में लग जाते हैं। वो थोड़ी सी कमी है इस मामले में, कांग्रेस को सोचना चाहिए। बाकी तो चलो बड़ी पार्टी हमारे से समझदारी होगी जी बिल्कुल, बड़ी और पुरानी पार्टी है, हमसे तो समझदार होगी। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, और हम जैसे कितने लोग उनके सलाहकार होंगे। हम सलाह भी नहीं दे रहे हैं, लेकिन हाँ हम समीक्षा कर रहे हैं, समीक्षक हैं, समीक्षा कर रहे हैं। जो कुछ हम देखते हैं जगमोहन साहब, वही हम लोग तो बोलते हैं। आप अपना अनुभव बता रहे हैं, हम अपना अनुभव बताते हैं। अब इन अनुभवों को हम साझा करते हैं एक मंच पे। अब वो तमाम दलों को सोचना चाहिए कि करना क्या है, कैसे करना है, और एक जीत या एक हार मायने नहीं रखती। बात जो है वो इससे जो आगे की गतिविधियां, रणनीतियां, रिफ्लेक्शंस होते हैं, उसको समझने की ज़रूरत है। जरा प्रशांत टंडन जी आपके पास आना चाहता हूं। और आज चर्चा कल की तरह बहुत गंभीर चर्चा हो रही है, थोड़ा सा समय आप लोगों से ले रहा हूं, जल्दी ख़त्म करते हैं। लेकिन प्रशांत जी, क्या आपको नहीं लगता कि ये सोची समझी रणनीति के तहत 4 जून के बाद राहुल गांधी की जो छवि थी, और उससे पहले 7 सितंबर 2022 के बाद राहुल गांधी की जो भारत जोड़ो यात्रा के बाद से जो राहुल गांधी ने अपना एक अलग पूरे देश में नैरेटिव सेट किया था, उसको पिछले 2 दिनों में ध्वस्त करने की कोशिश हो रही है? राजीव, जब चुनाव नतीजे आ रहे थे तब मैं स्टॉक मार्केट को देख रहा था। स्टॉक मार्केट 0.7% बढ़ा, 0.7%, और अडानी का शेयर 5% बढ़ा। तो आप समझ लीजिए कि ये कहां से हो रहा था, कैसे हो रहा था। एक जो बात हो रही राजीव जी, इसको मैं, मतलब ये लंबी चर्चा है, और इसको मैं चाहता हूं कि किसी और प्लेटफॉर्म पे, किसी और फोरम पे हम लोग करें जी। कि क्योंकि मैं सुन रहा था सब मित्रों को कि क्या पॉलिटिकल पार्टी इलेक्शन लड़ने की मशीन है? नहीं, पॉलिटिकल पार्टी बहुत बड़ी, उसका रोल बहुत बड़ा है। उसका रोल सामाजिक परिवर्तन का है। इलेक्शन लड़ने की हुनर और कारीगरी प्रशांत किशोर जैसे तमाम सारे कंसल्टेंट बाजार में हर विधानसभा सीट पे घूम रहे हैं। वो ट्रेनिंग देंगे, वो लगवाएंगे बूथ पे, वो सब करेंगे, वो उनका काम है, उसके पैसे लेते हैं वो। मैं तो चुनाव को बहुत ही बारीकी से देखता हूँ। एक निर्दलीय विधायक, निर्दलीय जो उम्मीदवार होता है राजीव जी, वो जब एक टैक्सी हायर करता है अपनी और वो जाता है गांव में या अपने क्षेत्र में जाता है, उसके बगल में लड़का बैठा होता है लैपटॉप लेके। वो बूथ वाइज उसके पास फिगर होती है, एक्सेल शीट होती है। तो चुनाव लड़ना आजकल सबको आता है, ये ऐसा नहीं है। चुनाव लड़ना मतलब हिमाचल में कांग्रेस ने पार्टी ने चुनाव जीता तो ऐसे ही नहीं अपने आप लोगों ने आके वोट दे दिए। तेलंगाना या और जगह चुनाव जीता है, वहां पे भी ऐसा नहीं अपने आप लोगों ने आके वोट दे दिए। सिस्टम तो होगा ना उनके पास भी। सबसे बड़ी पार्टी है, सबसे ज्यादा चुनाव लड़े, हम उनको सिखाएं, या कांग्रेस पार्टी कल को हमको पत्रकारिता सिखाए, तो दोनों बातें अलग अलग हैं। मामला देखिए राहुल गांधी का नहीं है, और राहुल गांधी से ज्यादा दुखी, पता नहीं राहुल गांधी दुखी है कि नहीं है, लेकिन उनका ट्वीट आया और उन्होंने प्रतिक्रिया दी हरियाणा पे, लेकिन मोहन भागवत की कोई प्रतिक्रिया नहीं आई।
सेटबैक तो आरएसएस को पड़ा है हरियाणा की जीत से। क्या वो वसुंधरा राजे को आप बना पाएंगे अध्यक्ष? आप याद कीजिए मोहन भागवत के पिछले बयान, वो कह रहे हैं कि भगवान कोई नहीं होता, अपने आप को भगवान घोषित नहीं करना चाहिए, एरोगेंस नहीं होना चाहिए, अकड़ नहीं होनी चाहिए, घमंड नहीं होना चाहिए। दुनिया भर के वो भाषण नरेंद्र मोदी को दे रहे थे, अब वो दे पाएंगे भाषण? सेटबैक वहां राहुल गांधी से बड़ा सेटबैक तो वहां पड़ा नागपुर को। लेकिन देखिए, राहुल गांधी मुद्दा नहीं है हमारे लिए। अगर कॉरपोरेट और आरएसएस यानी मनुवादी शक्ति, उसका अगर कोई गठजोड़ हो रहा है, उसका कोई एक अलायंस है और वो देश के डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस को ही प्रभावित कर रहा है, देश की 90% आबादी को न्याय देने की स्थिति में नहीं है, जो न्याय की आवाज उठाता है वो जेल चला जाता है, तो ये मुद्दे तो रहेंगे। ये मुद्दे कोई, राहुल गांधी ने ये जिम्मेदारी अपने ऊपर उठाई है कि वो इस मुद्दे को लेके आगे चलेंगे। तो अगर ये राहुल जितनी शिद्दत से राहुल गांधी इस ज्वलंत समस्या को हैंडल कर रहे हैं, आगे आए हैं, उन्होंने खुद अगुवाई ली है। आपने तो नहीं कहा उनसे कि भाई आओ, डेमोक्रेसी खतरे में, संविधान खतरे में। उन्होंने खुद आगे बढ़ के जिम्मेदारी ली है, तो वो उसको निभाएंगे। इतना मैं मान के चलता हूँ कि निभाएंगे। तमाम तरीके का अटैक उनके ऊपर हुए, सेटबैक्स हुए, 44 सीट तक कांग्रेस गई, उसके बाद भी हताश नहीं हुए, तभी भी क्यों होंगे। बात राहुल गांधी की नहीं, कल को उद्धव ठाकरे इसको लेकर आते हैं, स्टालिन इसको लेकर आते हैं, अखिलेश यादव इस मुद्दे को इतने प्रखर रूप से उठाते हैं, उनका स्वागत है। तो सवाल ये कि ये जो देश के सामने जो संकट है वो बहुत गंभीर है। और आपकी बात से मैं सहमत हूं कि राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा के बाद, लोकसभा चुनाव के बाद, नेता प्रतिपक्ष बनने के बाद, और जिस तरीके से उनका एंगेजमेंट है समाज के बहुत सारे मुख्तलिफ हलकों में लोगों से, तो उनकी स्वीकार्यता बन रही थी। और साथ साथ हजारों करोड़ का वो कॉर्पोरेट का प्रोजेक्ट भी धाराशायी हो गया, जो उनको एक नॉन सीरियस पॉलिटिशियन बनाने के लिए किया गया था। तो जाहिर सी बात है कि जो विपक्ष है वो अपना काम करेगा। वो यथास्थितिवादी शक्तियां हैं, वो मजबूत हैं, उनके लोग ब्यूरोक्रेसी में, उनके लोग अदालतों में हैं, उनके लोग इलेक्शन कमीशन में बैठे हुए हैं, मीडिया में हैं। तो वो एक बहुत मजबूत घेरा है, और उस घेरे को तोड़ने के लिए अगर राहुल गांधी ने वॉलंटियर अपने आप को किया है तो उनका स्वागत है। तो राहुल गांधी बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है यहाँ पे। इंपॉर्टेंट है देश की स्थिति क्या है, देश का संविधान और रूल ऑफ लॉ से देश कैसे चलेगा, डेमोक्रेसी नेक्स्ट लेवल पे कैसे जाएगी, सामाजिक न्याय क्या होगा। दूसरी बात, आप नरेंद्र मोदी से या बीजेपी जो कि आरएसएस की एक विंग है, हम उससे कैसे क्या अपेक्षा कर सकते हैं कि वो मनुवादी नहीं होगी? क्या हम उससे अपेक्षा कर सकते हैं कि कल जो 30 लाख वैकेंसीज हैं, जिसमें कि बड़ी संख्या में लाखों की वैकेंसीज जो है वो हमारे वंचित समाज की हैं, तो क्या कल नरेंद्र मोदी कोई नोटिफिकेशन निकालने जा रहे हैं? क्या वो एमएसपी का कानून लाने जा रहे हैं? तो उनसे ये अपेक्षा नहीं है। इलेक्शन कमीशन से भी अपेक्षा नहीं है। इलेक्शन कमीशन की एक संवैधानिक जिम्मेदारी है। अगर वो संवैधानिक जिम्मेदारी नहीं निभा पा रहा है तो कोई तो होगा जो बिल्ली के गले में घंटी बांधे। इसलिए मैं कह रहा हूँ ये फैक्ट फाइंडिंग मिशन बनना चाहिए, तो जाना चाहिए। और एक जो पॉलिटिकल पार्टी का रोल क्या हो, देश की वास्तविक मुद्दे क्या है,
किसको टिकट मिला, किसको टिकट नहीं मिला, कौन किसने क्या प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी, इसमें मेरी बहुत दिलचस्पी नहीं रहती है। मैं उतना माइक्रो लेवल पे देखता भी नहीं हूँ। दूसरी बात, देखिए, नरेंद्र मोदी अगर जम्मू कश्मीर का चुनाव जीत जाते, राजीव जी वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर डालते। जी उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो न्यूयॉर्क टाइम्स और वॉशिंगटन पोस्ट और बीबीसी को ही बुलाते। वो कहते, वो अगले 15 अगस्त का इंतजार नहीं करते, वो लाल किले से खड़े हो जाते और कहते कि मेरे 370 हटाने पर जम्मू कश्मीर ने मोहर लगा दी। बहुत बड़ी जीत होती उनकी। तो ये हरियाणा और कौन क्या, ये तो अलग की बहुत सारी विस्तृत बहस है, जो बहुत, कल भी मैंने कहा था कि कई दिनों तक चलेगी। लेकिन एक फैक्ट फाइंडिंग डॉक्यूमेंट आना चाहिए जिसमें कि इलेक्शन की धांधली का एक बेस डॉक्यूमेंट बने। मैं इस बात के, मैं ईवीएम का सबसे पहले उठाने वाला व्यक्ति हूँ राजीव जी। 2010 में हमारे स्टूडियो से वो इंजीनियर गिरफ्तार हो गया था। तो हमारा तो ईवीएम से पुराना वो है नाता। लेकिन मैं इलेक्शन की धांधली के पूरे विमर्श को सिर्फ ईवीएम तक सीमित नहीं करना चाहता, क्योंकि मैं जानता हूं कि ईवीएम पे बटन दबाने से पहले 50 तरीकों से जीत सुनिश्चित कर ली जाती है। शुरुआत उसकी होती है इलेक्टोरल रोल के बनने से। इसलिए मैं कह रहा हूं कि बेस डॉक्यूमेंट आना चाहिए, उसका टर्म्स ऑफ रेफरेंस क्या हो और कौन लोग हों उसमें, उसमें क्या क्या इनपुट्स हो, वो जो लोग जाएंगे वो देखेंगे, वो काबिल होंगे। बिल्कुल। एक रिसर्च आपको याद होगा, अशोका यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर ने रिसर्च पेपर तैयार किया था और उसमें भी ये 3-4 जी सब्यसाची दास, बिल्कुल, उन्होंने ईवीएम का मुद्दा नहीं उठाया था। हाँ, उन्होंने ईवीएम का मुद्दा नहीं उठाया था, लेकिन उससे पहले कैसे धांधली होती है, ईवीएम के पहले ही कैसे चुनाव इंश्योर हो जाता है, उन्होंने उसकी रिसर्च की थी। इसलिए मैं कह रहा हूं कि एक बहुत हरियाणा को केस स्टडी मान के चुनाव की धांधली का जन आंदोलन के लिए बेस डॉक्यूमेंट बनना चाहिए। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं, ये बेस डॉक्यूमेंट बनना चाहिए। शायद धनंजय जी शायद नहीं है, लेकिन प्रोफेसर रविकांत जी, क्लोजिंग कमेंट के लिए आपके पास आना चाहूँगा। जल्दी से माफ़ी चाहता हूँ, आप लोगों का समय बहुत ज़्यादा ले लिया, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट पहलू जिस पे चर्चा अभी हो रही है, जगमोहन जी ने जो बातें रखी बहुत इंपॉर्टेंट, और उनके बाद प्रशांत टंडन जी ने भी जो बातें रखी हैं वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। और एक केस स्टडी होनी चाहिए हरियाणा को लेके, लेकिन उसके अलावा जब बात होती है हरियाणा की तो बात उधर जम्मू कश्मीर की भी होनी चाहिए। लेकिन इन सब के बीच ये तो ठीक है, कौन आगे कौन पीछे, लेकिन इन सब के बीच जब आगे की सियासत की बात देखी जाए और उसमें एक एज लेते हुए, क्या आपको लगता है कि नरेंद्र मोदी यहाँ दिखाई देते हैं आफ्टर अ गैप? अगर बोलें तो 4 जून के बाद से, क्या वो अब कल के बाद से यानी 8 अक्टूबर के बाद से एक पहली दफा यहां कुछ बढ़त दिखाई दे रही है क्या बीजेपी को? बिल्कुल नहीं। मुझे लगता है कि जो भक्त मंडली निराश होने लगी थी और मोदी जी का साथ छोड़ने लगी थी, वो थोड़ा सा फिर से ऊर्जा से भर गई है। इसके अलावा और कुछ नहीं है। उसको थोड़ा ये आशा बनी है कि नहीं, मोदी है तो मुमकिन है, चुनाव हार भी रहे हों तो भी मोदी जी जिता लेंगे, केवल इतनी भर उम्मीद है। बाकी निराशा की आप बात करिएगा तो उसी भक्त मंडली में से जब उन्हें रोजगार याद आता होगा तो उन्हें ये लगता है कि ये गलत आ गए। उनमें से लोग कहते हैं कि भाई बहुत हो गया, आप नहीं चाहिए। आश्चर्य आपको ये होगा कि जो भाजपाई समर्थक हैं वो इसलिए राहुल गांधी को चाहते हैं 5 साल के लिए आ जाए, राहुल गांधी थोड़ा नौकरी वोकरी दे दे फिर बीजेपी आ जाए। आप उनकी मानसिकता को समझिएगा। राहुल गांधी आकर के नौकरी दे दें, थोड़ा रोजगार दे दें, थोड़ा देश सही स्थिति में आ जाए, लेकिन फिर मोदी जी आ जाए या फिर बीजेपी आ जाए, तो उनकी तो हालत बेहद खराब है। और वो किस मानसिकता में जी रहे हैं ये कहना बड़ा मुश्किल है। लेकिन जिस तरह के आरोप है इस वक्त, वे आरोप ये कह रहे हैं कि देश गंभीर संकट में है, लोकतंत्र बेहद गंभीर संकट में है।
और अगर इस तरह की धांधली को नहीं रोका गया तो फिर लोगों के जो वोटिंग राइट है, और वोटिंग राइट मैं याद दिलाना चाहता हूं बाबा साहब ने जो कहा था, वो किस तरह से जब वोटिंग राइट सबको सुनिश्चित हो जाता है, वयस्क मताधिकार, तो वो दलित समाज के बीच में जाकर के कहते हैं कि मैंने रानियों की नसबंदी कर दी है। अब राजा रानी के पेट से पैदा नहीं होगा, मतपेटी से पैदा होगा। कि इस देश का चाहे वो किसान हो, मजदूर हो, दलित हो, पिछड़ा हो, पसमानदा हो, कोई भी विधायक, एमएलए, एमपी हो सकता है। अब एक ही रास्ता बचा है बीजेपी में, हो सकता है, और मोदी जी की कृपा से हो सकता है। अगर ये स्थिति है तो बेहद भयानक है। मैंने कहा ये गंभीर संकट है फिर डेमोक्रेसी पर, और राहुल गांधी का ये कदम निश्चित रूप से उस डेमोक्रेसी के प्रति जो लोगों का विश्वास दरक रहा है उसको बचाने का एक नई जिम्मेदारी राहुल गांधी उठा रहे हैं, और इसका स्वागत होना चाहिए। राहुल गांधी का कुछ नहीं बिगाड़ने जा रही। मुझे लगता है कि राहुल गांधी के लिए एक बड़ा अवसर भी है विपक्ष के बीच फिर से अपनी मजबूती स्थापित करने का। क्या ये मुद्दा शिवसेना के सामने नहीं है, शरद पवार के सामने नहीं है, तेजस्वी यादव के सामने नहीं है, अखिलेश यादव के सामने नहीं है? कौन सी ऐसी विपक्ष की पार्टी है जिसके सामने ईवीएम का मुद्दा नहीं है, या जो चोरी हो रही है उसका मुद्दा नहीं है? माने ईवीएम के पहले से लेकर के और गिनती तक। लेकिन किसी ने अभी क्या इस तरह का ऐलान किया है कि हम इस पर बड़ी तैयारी के साथ आ रहे हैं? और राहुल गांधी अगर इसके लिए आते तो मुझे लगता है कि ये भी उनके कद को बढ़ाएगा। अगर मोदी जी ये सोचते हैं कि साहब हम इससे राहुल गांधी का कद घटा देंगे, तो देखिए जिसने ये तय कर लिया कि हमें लोगों के बीच में रहना है और लोगों के लिए काम करना है, फिर उसका बाल बांका नहीं हो सकता। मुझे लगता है कि हरियाणा का चुनाव के नतीजे राहुल गांधी को एक नई भूमिका देने जा रहे हैं जी, लोगों के डेमोक्रेसी के प्रति विश्वास को लौटाने की। और हो सकता है कि यह भूमिका और बड़ी हो जिन भूमिकाओं में अभी राहुल गांधी है। टीएन शेषन का जमाना चला गया, लोग टीएन शेषन को याद करते। हो सकता है कि कल को राहुल गांधी के बारे में लोग कहें कि भाई चुनाव में धांधली को रोकने के लिए वही शख्स आगे आया जो सोशल जस्टिस की बात कर रहा था, जो मणिपुर जा रहा था उस हालत में जहां प्रधानमंत्री नहीं जाते, जिम्मेदारी उनकी थी। वो किसानों के बीच में जाता है जी, वो लगातार लोगों से मिल रहा है और वही इस भूमिका को अदा कर रहा है। तो मुझे लगता है कि एक बड़ा अवसर राहुल गांधी को मिलने जा रहा है, और हरियाणा के चुनाव नतीजे से राहुल गांधी की छवि पर कोई असर नहीं पड़ने जा रहा है जी। ये मुझे लगता है कि हर व्यक्ति जानता है। और इससे मोदी जी की छवि थोड़ी और मजबूत हुई है कि मोदी जी ये अभी है, वो चुनाव आयोग वाला खेल अभी चल रहा है, और अल्टीमेटली ये नेगेटिव और स्याह और सफेद छवि है। अब वो दोनों छवियां मजबूत हुई, स्याह भी और सफेद भी। तो इसलिए मुझे नहीं लगता, हां लेकिन वो सवाल है जो जगमोहन साहब ने सामने रखे हैं, वो सवाल हैं जो सुनील जी ने रखे हैं, वो सवाल अपनी जगह हैं, और कांग्रेस पार्टी को अपनी भीतर की कमियों को दुरुस्त करना पड़ेगा। फिर उसके लिए भी राहुल गांधी आएंगे या राहुल गांधी ये भी करेंगे तो फिर ये संभव नहीं है। उसके लिए जो संगठन है उसको करना होगा, और जो है हुड्डा जो 72 सीटें जगमोहन जी जो बता रहे हैं, उसके बाद भी आप एरोगेंट हैं तो फिर थोड़ा मुश्किल है। फिर तो आप राहुल गांधी की इज्जत पर पलीता लगा रहे हैं, सीधी सी बात है। बिल्कुल, फिर ये कांग्रेस ही राहुल गांधी के इमेज को घटा रहा है। लोगों ने तो राहुल गांधी को अपने कंधों पर बिठाया है, इसमें कोई दो राय नहीं। जी बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। दो बातें पैरेलल चल रही हैं, एक राहुल गांधी और उनकी छवि ही नहीं बल्कि एक ब्रांड एम्बेसडर की भूमिका, और दूसरा
चुनाव जीतने की भूमिका या चुनाव जिताने की भूमिका, इन दोनों में एक तरफ आप अपनी पार्टी और अपने संगठन को आगे बढ़ाते हैं तो वहां एक नेता उस चीज़ को कर सकता है, लेकिन जब आप चुनावी रोल में आते हैं और वहां चुनाव जिताने की बात करते हैं तो नीचे से लेकर ऊपर तक जो जगमोहन जी जो बात कह रहे थे उस पर ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। संगठन को मजबूत करना और एक बूथ पर कैसे लोगों को अपने कब्जे में लेना, अपने पाले में लेना और उसकी कैसे मदद करना, और इलेक्टोरल रोल की जो बात है और जब वोटर लिस्ट तैयार होता है वहाँ से लेकर चुनाव में हिस्सा लेने तक जो जाता है मतदाता और उसके बाद काउंटिंग तक, ये एक लंबी फहरिस्त है, लंबी भूमिका है अलग अलग राजनीतिक दलों के कार्यकर्ताओं की, और इस भूमिका को आइडेंटिफाई करना और इसके लिए लोगों को जोड़ना, ये सबसे बड़ा काम है, छोटा मोटा काम नहीं है, जिस पर प्रशांत टंडन जी भी इशारा कर रहे थे, जिधर आप इशारा कर रहे हैं प्रोफेसर रविकांत जी, और शुरुआत में बहुत विस्तार से जगमोहन जी ने जो बातें कही हैं बहुत महत्वपूर्ण, और उनसे पहले सुनील शुक्ला जी ने जो बातें कही थी ये सब बहुत महत्वपूर्ण है। इस पर अगर कांग्रेस के लोग इस कार्यक्रम को देख रहे हों, विपक्ष के लोग देख रहे हों या बीजेपी के लोग भी देख रहे हों तो इस बात को ध्यान देने की ज़रूरत है, और बीजेपी के लोग अगर देख रहे हैं तो उनको भी कम से कम विश्वसनीयता जो है वो बरकरार रहे, इस पर ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि चुनाव आयोग जैसा एक संगठन जो जिसे निष्पक्ष होना चाहिए, स्वतंत्र आयोग है, वो स्वतंत्र संगठन है, वो संस्थान है, उसको अगर कहीं ना कहीं उस निगाह से देखा जा रहा है आज की तारीख में तो ये छोटी मोटी बात नहीं है, इस पर उसे ध्यान देना चाहिए। लेकिन चुनाव आयोग सीधा कल की ही बात है, शुरुआत में मैं रख चुका हूँ, और जो चिट्ठी जो लिखी थी जयराम रमेश ने, और उस चिट्ठी में उन्होंने यही लिखा था इंगित करते हुए कि बहुत धीमी प्रक्रिया चल रही है काउंटिंग की और उसके अपडेशन की, जो वेबसाइट आपकी है उसको अपडेट करने की। लेकिन चुनाव आयोग ने जो चिट्ठी लिखी है उस चिट्ठी को पढ़िए तो उसमें उनका लिखना है कि हर 5 मिनट में हम अपडेट कर रहे हैं। सरासर झूठ है, गलत है ये बात, क्योंकि हम लोग भी देख रहे थे और ये बिल्कुल ही गलत है। यहाँ कहीं ना कहीं आप राजनीति से प्रभावित चिट्ठी लिखते हैं। खैर चलिए, इन सब पे बहुत चर्चा होगी आने वाले समय में, और धीरे धीरे इन चीज़ों से परत हम उतारेंगे, उधेरेंगे, सब करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं जगमोहन जी आपका, आपने एक लंबा वक्त दिया, बहुत शुक्रिया आपका, तहे दिल से शुक्रिया। अमलेंदु उपाध्याय जी, प्रोफेसर रविकांत जी, प्रशांत टंडन जी, और साथ में 2 और साथी जुड़े थे, धनंजय जी और सुनील शुक्ला जी, आप सबका बहुत शुक्रिया। आप तमाम साथी जो हमारे साथ बने हुए हैं आप सबका भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं। डॉक्टर विनोद प्रकाश गुप्ता शलभ साहब हमारे साथ हैं, धीरे धीरे ही राहुल गांधी संगठन में अपनी पकड़ बनाएंगे जो कभी इंदिरा गांधी की हुआ करती थी, कह रहे हैं। और ऐसे ही रजत राणा हैं, ऐसे सुखराम विश्नोई जी हमारे साथ बने हुए हैं, ये इंदिरा गांधी की टाइम के ठेकेदार बने बैठे हैं, इनको बाहर का रास्ता दिखाना चाहिए, राहुल जी को नई युवाओं को मौका देना चाहिए, लिख रहे हैं सुखराम विश्नोई जी। और उमर अली साहब गुड नाइट लिख रहे हैं। अशोक खाकोलिया हैं हमारे साथ, लिख रहे हैं हरियाणा चुनाव में जो कुछ हुआ वो कांग्रेस के लिए अच्छा हुआ, कांग्रेस को सीख मिल गई, कह रहे हैं। और ऐसे ही शहीद नईम जी हैं हमारे साथ में, शिवानी सचदेवे हमारे साथ बने हुए हैं, सुनील कुमार जी हैं गुड नाइट लिख रहे हैं, एनोनिमस हैं, रिद्धि कपूर जी गुड नाइट लिख रही हैं, और आज़ाद परिंदा भी गुड नाइट लिख रहे हैं, हिरजी पटेल साहब हैं। तो तमाम दोस्तों, समय बहुत ज़्यादा हो चुका है, 9 बजने को है, और इस कार्यक्रम को अब यहीं समाप्त करने की इजाज़त चाहता हूं। बहुत गंभीर चर्चा और ऐसी चर्चा होती रहेगी। अभी थोड़ा आफ्टर इफेक्ट जो हरियाणा चुनाव का है उससे पर्दे हटाना और कुछ आंकड़ों के साथ